नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का एग्जाम मॉन्क चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग परफेक्शन आईएएस का बीपीएससी 70वीं के लिए जो बिहार स्पेशल बूस्टर सीरीज है उसके जो 150 क्वेश्चन है उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है, लेकिन अभी हम लोग इस वीडियो में इस टेस्ट पेपर के जो शुरुआती 50 क्वेश्चन है उसको बहुत ही डिटेल्ड ढंग से समझने के लिए जा रहे हैं, रिवीजन करने के लिए जा रहे हैं। तो बिहार स्पेशल को हम लोग डिटेल्ड ढंग से डिस्कशन करेंगे, रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है इस टेस्ट पेपर का, इसमें कह रहा है निम्न में से बिहार के किस स्थान से पूरा पाषाण काल के साक्ष्य दृष्टिगत होते हैं। तो पूरा पाषाण काल के पेलियोलिथिक पीरियड, तो प्री हिस्ट्री जो है उसको हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक। पेलियोलिथिक जो सबसे पुराना है पार्ट, तो बिहार में कहां पर पाया गया है। तो देखिए बिहार में जहां का हमारे पास सोर्स है, तो जेठियन पेमार वैली, उसके बाद भीम बांध में, चिरांद सिनवार में नहीं है, चेचर में नहीं है, राजपोखरा और मालीजोट ये नाम है। यहाँ पर जो परफेक्शन आईएएस ने आंसर वाल्मीकि नगर को भी इंक्लूड किया है। जितना भी सोर्स मैंने रिसर्च किया उसमें कहीं भी वाल्मीकि नगर का नाम आपको पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य के रूप में नहीं मिलता है। मुझे मालूम नहीं किस आधार पर वाल्मीकि नगर को इंक्लूड किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर जो परफेक्शन आईएएस ने दिया हुआ है 1 2 6 7 1 2 6 तो 100% सही है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन 7th में डाउट है। अब इसको देखिए जो पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य जो है, जो पत्थर का जब यूज होता था, तो बिहार में जो आपका दक्षिण बिहार का इलाका है, दक्षिण बिहार का इलाका वहां पर पत्थर का पाया जाता था, अभी भी पाया जाता है। उत्तर बिहार में नहीं पाया जाता पत्थर, पहाड़ी इलाका। तो यहाँ पर जो है आपको पश्चिम चंपारण में, यहाँ पर या उत्तर बिहार में आपको पूरा पाषाणकालीन अवशेष नहीं मिलता। जैसे देखिए गया, मुंगेर, आपको भागलपुर, ये सब क्या है आपको दक्षिण बिहार का। जो ओरिजिनल पूरा पाषाणकालीन जो बिहार में था वो सब अब झारखंड में चला गया। जब हम लोग 2000 ईस्वी से पहले पढ़ते थे बिहार के पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य, तो मैक्सिमम कहाँ चला गया, झारखंड में। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा जो पूरा पाषाणकालीन में कौन कौन सा है, 1 2 6 याद रखना है, और 7th जो है ये भी अगर आपको पता चल जाए इसका सोर्स क्या है तो मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। अदरवाइज वाल्मीकि नगर को नहीं माना जाता है पूरा पाषाणकालीन सोर्स है। एक बार पहले तो इसमें क्या एक्सप्लेन किया गया है, बिहार में पूरा पाषाण काल के प्रमुख पुरातात्विक अवशेष मुख्यतः दक्षिण भाग से प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें भी एक्सप्लेन कर रहा है जो बिहार में पूरा पाषाणकालीन के प्रमुख अवशेष जो है दक्षिण भाग से प्राप्त होते हैं। इसमें पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू, खुरसनी और उत्कीर्ण खुरपी आदि है। ये अवशेष मुख्यतः गया के जेठियन और पेमार घाटी, मुंगेर के भीम बांध और पेशरा, भागलपुर के राजपोखरा और मालीजोट, और आपको पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर और नालंदा जिले से प्राप्त हुए। तो इसने एक्सप्लेनेशन में पश्चिम चंपारण का भी नाम लिया। इसके अतिरिक्त गया जिले की शेर घाटी में प्रागैतिहासिक मानव के चट्टानी अवशेष के 2 साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर तो चिरांद है, सेनवार है, चेचर, इसको भी देख लेते। देखिए मध्य पाषाण काल के जो साक्ष्य बिहार में मुंगेर जिले के अंतर्गत पाया गया है। चिरांद मनेर, चिरांद कहां पर है तो सारण, मनेर जो पटना में है, चेचर जो वैशाली में, ताराडी, गया, सेनवार, रोहतास से नव पाषाण काल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो सेनवार है रोहतास, उसका चिरांद जो है, चेचर जो है, ये आपको मध्य पाषाण कालीन के लिए फेमस है। चिरांद, सोनपुर, मनेर, चेचर या जो है आपको ताम्र पाषाण काल के लिए भी फेमस है। तो ये आपको समझ में आ गया। पहला आंसर क्या है, बी। अगला है उत्तर निम्न कथनों पर विचार करें। याकूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन करें। उत्तर वैदिक काल के मध्य चरण तक आर्यों का विस्तार बिहार के क्षेत्र में हो चुका था। उत्तर वैदिक काल के मध्य चरण तक आर्यों के मिथिला विदेह क्षेत्र में विस्तार एवं बसने का प्रमाण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो यह भी पॉइंट जो दिया गया है दोनों सही है। जो आर्य जो मिथिला में आता है इसका इन्फॉर्मेशन में कहां से मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कहानी है जो विदेह माधव जो है, विदेह माधव जो है आपको उत्तर बिहार में आया था अपने गुरु गौतम राहुगण के साथ। तो ये कहां पर जिक्र किया गया, शतपथ ब्राह्मण में। तो उत्तर वैदिक काल के मध्य चरण तक आर्यों का विस्तार बिहार के उत्तरी क्षेत्र में हो चुका था। तो ये दोनों पॉइंट जो है सही है, याद रखिएगा। इसका आंसर करेगा ऑप्शन सी। उसके बाद अंग राज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अंग राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में विस्तारित था। तो यह बात सही है, अंग राज जो है आपको मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में विस्तारित था। अंग की राजधानी चंपावती थी। इस राज्य का संस्थापक ब्रह्मदत्त था। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली पहली महिला चंदना अंग राजा ब्रह्मदत्त की पुत्री थी। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अंग महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए चंपा नदी जो है अंग और मगध का डिवीजन करता था। तो चंपा नदी बाउंड्री था अंग और मगध का, याद रखिएगा। चंपा जो नदी है यह किसका डिवाइडेड करता था, अंग और मगध का। यही चंपा नदी के आधार पर अंग का राजधानी का नाम भी चंपा था। और अंग का राजधानी पुराना जो था उसका क्या है नाम, मालिनी। अंग की राजधानी के रूप में हमको कौन सा जगह का नाम मालूम चलता है, याद रखिएगा मालिनी। यह इन्फॉर्मेशन हमको कहां से मिल रहा है, तो मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में चंपा का प्राचीन नाम क्या दिया गया है, मालिनी। अब तो ये समझ में आ गया अंग की राजधानी क्या थी, मालिनी। चंपावती नया नाम और पुराना नाम मालिनी, ये पॉइंट सही दिया गया। इसके बाद इस राज्य का संस्थापक ब्रह्मदत्त था, ये बात गलत है। अंग का जो आखिरी राजा होता है वो है ब्रह्मदत्त। इसको कौन पराजित करता है, तो बिंबिसार पराजित करता है। अंग को के राजा ब्रह्मदत्त को कौन पराजित करता है, बिंबिसार पराजित करता है। ये इंफॉर्मेशन तो सबको मालूम है। तो इतना तो पता चल गया जो अंग का संस्थापक ब्रह्मदत्त नहीं है। अब अंग का संस्थापक कौन है, तो अंग का जो संस्थापक है इसके बारे में रामायण और महाभारत दो अलग अलग सोर्स से दो अलग अलग इंफॉर्मेशन पता चलता है। अभी जिस इंफॉर्मेशन को हम लोग ज्यादा सही मान रहे हैं वो है महाभारत का सोर्स। महाभारत के अनुसार अंग महाजनपद का पहला राजा था कौन, उसका नाम था अंग। अंग महाजनपद का पहले राजा का नाम था अंग। उसका बेटा था, अंग का बेटा का नाम था दधिवाहन, याद रखिएगा। अंग के बेटे का नाम था दधिवाहन। इस दधिवाहन की बेटी थी, बेटी का नाम क्या था, चंदना या चंदनबाला। चंदना या चंदनबाला दधिवाहन की बेटी थी, जो महावीर की पहली महिला शिष्य बनती है। अंग की का जो दूसरा राजा हुआ, अंग प्रदेश का जो दूसरा राजा हुआ दधिवाहन, उसकी बेटी जो होती है चंदनबाला, उसको वे महावीर की पहली शिष्य बनती थी, याद रखिएगा। जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना अंग के राजा दधिवाहन का
दधिवाहन की पुत्री थी, ब्रह्मदत्त की पुत्री नहीं थी, याद रखिएगा। दधिवाहन को कौन मार देता है? दधिवाहन और धरनी, दधिवाहन की पत्नी का नाम होता है धरनी और उसकी बेटी का नाम होता है चंदनबाला। दधिवाहन और धरनी को कौसंबी का राजा अटैक करता है और पराजित कर देता है, और इसकी जो बेटी होती है चंदनबाला, उसको बेच दिया जाता है, चंदनबाला को बेच दिया जाता है। फिर वो अपना जीवन को मुश्किल से बिताती है और फाइनली वो भिक्षु बन जाती है। चंदनबाला का जीवन बहुत मुश्किल का हो जाता है, तो वो भिक्षु बन जाती है और फाइनली वो महावीर के धर्म को स्वीकार करती है। ये चंदनबाला का जीवन बहुत ही दर्दनाक कहानी था। इसके पिता माता तो राजा थे, लेकिन दधिवाहन और धरनी का जब मौत हो जाता है तो उसकी बेटी अनाथ होकर बुरी स्थिति में फंसकर फिर वो सन्यास को धारण कर लेती है। तो यही चंदनबाला या चंदना महावीर की पहली महिला शिष्य बनती है। ये आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब धरणीधर मर गया, किसने मारा? कौसंबी के राजा ने धरणीधर को मारा, इसकी बेटी का बुरा हाल हो गया। अब धरणीधर के मरने के बाद कौसंबी का जो राजा है एक दूसरे व्यक्ति को राजा बनाता है, राजा अंग का, उसका नाम है दारधी बर्मन। दारधी बर्मन, और दारधी बर्मन का बेटा होता है ब्रह्मदत्त। दारधी बर्मन का बेटा होता है ब्रह्मदत्त, और इस ब्रह्मदत्त को बिंबिसार मार करके अंग प्रदेश को मिला लेता है। तो ये समझ में आ गया होगा ब्रह्मदत्त कौन है? ब्रह्मदत्त का उनका पिता था दारधी बर्मन। दारधी बर्मन और दारधी बर्मन का बेटा होगा ब्रह्मदत्त, और ब्रह्मदत्त जो है बिंबिसार का जो पिता था, बिंबिसार का पिता का क्या नाम है? भट्टी, उसको पराजित करता है। उसके बाद बिंबिसार जो है ब्रह्मदत्त को पराजित करके अंग प्रदेश को अपने मगध में मिला लेता है। ये हुआ आपको अंग की पूरी कहानी। तो जैन धर्म को स्वीकार करने वाली प्रथम महिला चंदना अंग के राजा दधिवाहन की पुत्री थी, ब्रह्मदत्त की पुत्री नहीं थी। अंग की राजधानी चंपावती थी, जिसका पुराना नाम मत्स्य पुराण के अनुसार क्या था? मालिनी। इस राज का संस्थापक कौन था? तो अंग। किस सोर्स क्या है? महाभारत के अनुसार, और रामायण में एक अलग कहानी है, महाभारत में अंग बताया गया। अंग राज वर्तमान मुंगेर और भागलपुर जिले के क्षेत्र में विस्तारित था। तो ये पॉइंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो देखिए, बिहार में जो 16 महाजनपद, हमें 16 महाजनपद का इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। बौद्ध धर्म का जो अंगुत्तर निकाय है, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का भगवती सूत्र से हमको महाजनपद का इंफॉर्मेशन मिलता है। हम लोग अंगुत्तर निकाय में जो जैन महाजनपद का इंफॉर्मेशन मिलता है उसको ज्यादा सटीक मानते हैं, और इस अंगुत्तर निकाय में जो 16 महाजनपद लिखा गया उसमें से 3 महाजनपद बिहार में है। एक है मगध, दूसरा है बज्जी और तीसरा है अंग। याद रखिएगा, मगध, बज्जी और अंग। अंग को मगध में कौन मिलाता है? तो अंग को मगध में बिंबिसार मिलाता है। बज्जी को मगध में कौन मिलाता है? तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु बज्जी को मगध में मिला लेता है। वत्स जो है आपको बिहार में नहीं है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखिएगा, जब हम लोग मगध की कहानी पढ़ते हैं तो मगध की कहानी में हम लोग स्टार्ट करते हैं बृहद्रथ वंश से। बृहद्रथ वंश का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। तो आपको जो जैसे हमारे पास बिंबिसार या अजातशत्रु का साक्ष्य इतिहास में है, और बृहद्रथ वंश की पूरी कहानी हम लोग पुराण पर ही निर्भर करता है। तो इसमें जो बृहद्रथ वंश का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है आपको बृहद्रथ और जरासंध, जिस जरासंध को भीम जो है श्री कृष्ण की मदद से मार देता है। इसी जरासंध का बेटा होता है, जरासंध के बाद उसका पुत्र सहदेव को राजा बनाया जाता है। इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय। तो बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन सा है? तो रिपुंजय। याद रखिएगा, रिपुंजय है बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक, सबसे फेमस जरासंध। इस वंश के अंतिम शासक रिपुंजय को उसके मंत्री पुलिक ने मार डाला। तो इसके वंश के अंतिम से रिपुंजय था, इसको किसने मारा? पुलिक ने मारा। याद रखिएगा, पुलिक ने मार डाला और अपने पुत्र को शासक बनाया। बाद में रिपुंजय के एक और दरबारी मही ने पुलिक और उसके पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को शासक बनाया। तो याद रखिएगा, रिपुंजय था बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक। रिपुंजय को किसने मारा? पुलिक ने मारा। इस पुलिक को किसने मारा? मही ने मारा। मही को मारकर बिंबिसार को राजा बनाया गया। तो इस तरीके से आपको यह है बृहद्रथ वंश के बाद किस तरीके से हर्यक वंश स्टार्ट होता है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? बिंबिसार। तो जरासंध इस वंश का फेमस राजा है और फाउंडर कौन था? बृहद्रथ वंश का बृहद्रथ। तो इसमें क्या रहेगा आपका आंसर? बृहद्रथ वंश का अंतिम राजा रिपुंजय, जो पुलिक के द्वारा मारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिशुनाग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के प्रयोग से सही विकल्पों का चयन करें। हर्यक वंश के अंतिम शासक नाग दशक को अपदस्थ कर मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो बात सही है, हर्यक वंश का जो अंतिम शासक होता है नाग दशक, उसको मार करके उसका जो मंत्री है वो शिशुनाग वंश की स्थापना करती है। शिशुनाग उस समय काशी का गवर्नर था। तो यह भी जो पॉइंट दिया गया है, शिशुनाग उस समय काशी का गवर्नर था, यह भी पॉइंट आपको सही है। याद रखिएगा, शिशुनाग ने जब आपको हर्यक वंश के अंतिम राजा इसको नाग दशक को मारा, और उस समय वह कहाँ का गवर्नर था? काशी का गवर्नर था। उसने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दी थी। तो यह भी याद रखिएगा, इसने मगध की राजधानी कहाँ कर दी थी? पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली कर दी थी। पाटलिपुत्रा मगध की राजधानी कब हुआ था? तो अजातशत्रु का बेटा उदयीन, या जिसका नाम उदयभद्र, दोनों है, उदयीन और उदयभद्र ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और यहाँ से शिफ्ट किसने किया राजधानी? वैशाली। तो शिशुनाग ने किया। फिर शिशुनाग का बेटा होगा कालासुर, वो फिर वैशाली से पाटलिपुत्र को फिर राजधानी शिफ्ट किया करेगा। तो यहाँ पर आपको जो आंसर में तीनों पॉइंट जो है आपको सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही मिलान करें। यहाँ पर बहुत संगति, जो 4 बहुत संगति आपको हुआ है। प्रथम बहुत संगति, जब महात्मा बुद्ध मरते हैं तो महात्मा बुद्ध के मरने के समय ही राजगीर में आपको अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बहुत संगति करवाया जाता है। प्रथम बहुत संगति कब होता है? तो याद रखिएगा, अजातशत्रु के द्वारा प्रथम बहुत संगति महाकश्यप के नेतृत्व में करवाया जाता है। याद रखिएगा, राजगीर में अजातशत्रु की। द्वितीय बौद्ध संगति कालासुर के समय में होता है। कालासुर के समय में कहां पर होता है? तो वैशाली में। यह कब होता है? प्रथम बौद्ध संगति के 100 साल के बाद। प्रथम बौद्ध संगति कब है? 483 बीसी में। दूसरा बौद्ध संगति कब होगा? 383 बीसी में। एकदम 100 ईयर्स के बाद कालासुर जो है आपको सब कामी के नेतृत्व में, सब कामी की अध्यक्षता में दूसरा बौद्ध संगति करवाता है। उसका तीसरा बौद्ध संगति जो है अशोक के टाइम पीरियड में मौलिपुत्तिस की अध्यक्षता में, चेयरमैनशिप में पाटलिपुत्र में होता है। तीसरा बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में होता है? मौलिपुत्तिस की अध्यक्षता में अशोक के। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपको कुंडग्राम कश्मीर में होता है वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के टाइम पीरियड में। तो चतुर्थ बौद्ध संगति किसकी है? कनिष्क के टाइम पीरियड में। तो 7 का क्या आंसर हो जाएगा आपको? बी। ठीक है, उसके बाद है महाजनपद कालीन राजाओं का उनके राज्य से सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर राजा है, तो देखिए अंग का जो राजा आखिरी राजा होता है वो कौन है? ब्रह्मदत्त। इस बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद अवंती का कौन राजा है? चंद्रप्रदोत। अवंती को कौन पराजित करता है? अवंती के चंद्रप्रदोत को तो शिशुनाग पराजित करता है, याद रखिएगा। उसके बाद वैशाली का जो सबसे फेमस राजा है वो कौन है? चेतक। वैशाली का जो सबसे फेमस राजा है वो है चेतक। उसकी जो बहन होती है त्रिशला, चेतक की बहन त्रिशला जो होती है वो महावीर की माँ होती है।
चेतक की बहन त्रिशला महावीर की मां होती है और चेतक की जो बेटी है चेलना वो बिंबिसार की पत्नी होती है। तो याद रखिएगा, चेतक की बेटी चेलना बिंबिसार की पत्नी होती है, अजातशत्रु की मां होती है, और चेतक की जो बहन है त्रिशला वो महावीर की बहन होती है। तो चेतक एक इंपॉर्टेंट राजा है वैशाली का। उसके बाद कौशल का जो राजा है प्रसंजित। कौशल का जो मेन राजा था प्रसंजित के पिता, उसका नाम क्या था? महाकौशल। उसके बाद उसका बेटा हुआ प्रसंजित, और इस प्रसंजित की बहन जो है उसका नाम है महाकौशला का भी शादी किससे होता है? बिंबिसार से होता है। और बिंबिसार को दहेज में काशी मिलता है ताकि महाकौशला को मेकअप खर्च के लिए अपने पति बिंबिसार से पैसा न मांगना पड़े। तो याद रखिएगा, काशी जो है महाकौशला को मेकअप खर्च के लिए दिया जाता है। तो ये है प्रसंजित का कहाँ का है? तो कौशल नरेश। इतना आपको समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? आपको अंक का जो है ए का फोर्थ केवल एक ही में है। आपको अवंती का चंद्रप्रदूत और वैशाली का चेतक और कौशल का प्रसंजित। उसके बाद है नंबर बुद्ध से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें एवं कूट के सहयोग से सही विकल्प का चयन करें। तो देखिए, ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्वाण कहा जाता है। तो याद ये रखिएगा, निर्वाण शब्द जो है हम लोग हिस्ट्री में बौद्ध धर्म में भी सुनते हैं और आपको जैन धर्म में भी सुनते हैं। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मतलब होता है परम ज्ञान बौद्ध धर्म में। जैन धर्म में निर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। याद रखिएगा, निर्वाण शब्द जैन धर्म में होता है मृत्यु, बौद्ध धर्म में मृत्यु को परिनिर्माण कहते हैं। बौद्ध में मृत्यु को परिनिर्माण कहते हैं, बौद्ध में मृत्यु को परिनिर्माण कहते हैं, जैन में मृत्यु को निर्माण कहते हैं, जैन में ज्ञान प्राप्ति को केवल कहते हैं। जैन में 5 प्रकार का ज्ञान होता है, जो सर्वोच्च प्रकार का ज्ञान है उसको केवल की प्राप्ति कहते हैं। तो जैन में परम ज्ञान जो है उसको केवल कहते हैं, बौद्ध में आपको परम ज्ञान जो होता है उसको निर्माण कहते हैं। तो बुद्ध का निर्माण शब्द जैन के निर्माण सबसे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को बौद्ध धर्म में निर्माण कहते हैं, ये बात सही है, ठीक है। उसके बाद गौतम बुद्ध द्वारा सारनाथ में प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो यह भी बात सही है। सारनाथ में जो हिरन पार्क है वहां पर अपने 5 शिष्य को गौतम बुद्ध ज्ञान देते हैं। ये 5 शिष्य जो था इनके पहले 5 मित्र भी होते हैं, इसी के बैचमेट होते हैं, इसी के साथ अध्ययन करने की ज्ञान प्राप्ति की कोशिश करते हैं। तो अपने ही पुराने मित्र को वे अपने पहले 5 शिष्य भी बनाते हैं। याद रखिएगा, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, इसको क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको 1 और 2 दोनों पॉइंट जो है आप इसमें सही है। उसके बाद कौसंबी पहुंचने के बाद बुद्ध ने स्त्रियों को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में शामिल किया। तो याद रखिएगा, कौसंबी में बुद्ध ने स्त्री को बौद्ध धर्म में शामिल किया है। कहां पर शामिल किया है? तो याद रखिएगा, जो इनका जो बर्थ प्लेस है लुम्बिनी में अपनी जो मौसी है और अपनी सौतेली मां जो है, अपनी मौसी और अपनी सौतेली मां महाप्रजापति गौतमी जो है बुद्ध की सौतेली मां भी है और मौसी भी है, उसको ये पहली महिला के रूप में शिष्य स्वीकार करती है। माता प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम स्त्री थी। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध धर्म में शामिल किया। तो कहां पर किया? तो यह लुम्बिनी जहां पर इनका जन्म हुआ था, यह वहां पर किया। तो राजगीर से सरिपुत्र, मोगलीदान, ओपाली आदि इनके शिष्य बने। राजगीर से लुम्बिनी पहुंचे जहां उन्होंने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया। तो लुम्बिनी जो इनका बर्थ प्लेस था वहां पर अपनी सौतेली मां और अपनी मौसी को इन्होंने बौद्ध धर्म में शामिल किया। सेकंड, ये थर्ड गलत है। इसमें से कौन सा सही रहेगा? 1 और 2 सही है, इसमें पूछा सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है, पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है लेकिन आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास करता है लेकिन आत्मा को नहीं मानता है। तो ये समझ जाइए, जो बौद्ध धर्म किसी भी ईश्वर की बातें नहीं करता है, जैन धर्म भी ईश्वर की बातें नहीं करता है। याद रखिएगा, ईश्वर शब्द तो बौद्ध धर्म में कुछ भी नहीं है, ईश्वर का मतलब कुछ भी नहीं है। जैन धर्म ईश्वर शब्द का यूज नहीं करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, लेकिन भगवान में विश्वास करता है। वे महावीर को भगवान महावीर कहते हैं। तो जैन में जो भगवान शब्द है और हमारे हिंदू सनातन का जो भगवान शब्द है, दोनों का मतलब अलग अलग, दोनों का पावर, क्वालिटी, फीचर्स अलग अलग है। तो अगर भगवान शब्द के बारे में पूछे तो बौद्ध हो या बौद्ध धर्म, तो भगवान ईश्वर किसी पर विश्वास नहीं करता। जैन जो है आपको ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, भगवान में विश्वास करता है। और हम लोग का जो हिंदू धर्म है वो ईश्वर में भी विश्वास करता है, भगवान में भी विश्वास करता है। लेकिन जैन का भगवान और हिंदू धर्म का भगवान में की क्वालिटी, फीचर्स में अंतर है, ये आप भी थोड़ा सा आइडिया रखिएगा। यहाँ दिया है बौद्ध धर्म की बात, तो बौद्ध धर्म भगवान या ईश्वर के शब्द का यूज नहीं करता, उसके लिए ईश्वर और भगवान का कोई मतलब नहीं है। पुनर्जन्म में विश्वास करता है, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास नहीं करता है। अब एक चीज और देखिए, हमारा हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों पुनर्जन्म में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है। लेकिन हिंदू धर्म जो आत्मा का फीचर्स और क्वालिटी है, जैन धर्म की आत्मा फिर अलग है, अर्थात जैन में एक यूनिवर्सल आत्मा का कंसेप्ट है। तो जैन धर्म आत्मा शब्द को जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में हिंदू धर्म में नहीं है उस आत्मा शब्द को यूज किया जाता है। बौद्ध धर्म आत्मा शब्द यूज ही नहीं करता है, बौद्ध धर्म आत्मा शब्द यूज नहीं करता है, बौद्ध धर्म ईश्वर शब्द नहीं यूज करता है, बौद्ध धर्म भगवान यूज नहीं करता। जैन धर्म आत्मा शब्द यूज करता है, भगवान शब्द यूज करता है, ईश्वर शब्द यूज नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो पहला पॉइंट है ये सही है। उसका तो बौद्ध धर्म में निर्वाण की प्राप्ति जीवन रहते संभव है, बात सही है, लेकिन महापरिनिर्वाण मृत्यु के बाद ही संभव है। तो ये बात सही है, बौद्ध धर्म में परम ज्ञान की जो प्राप्ति हुए इसी जीवन में होता है और महापरिनिर्वाण मरने के बाद होता है। तो दूसरा पॉइंट आपको सही है। तो इसमें 10 का आंसर क्या रहेगा? आपको पुनर्जन्म, दोनों पॉइंट आपको 10 का सही होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, रामपूर्वा अभिलेख सही ढंग से सुमेलित है कि नहीं है, ये हमको देखना होगा। उसके बाद है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख और उसके बाद है रुमनदेई अभिलेख, लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो एक मिनट देख लेते हैं। उसके बाद है रुमनदेई अभिलेख और कौसंबी अभिलेख, रानी का अभिलेख। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है? तो देखिए एक सेकंड। तो देखिए, जो अशोक के शिलालेख है, अशोक का जो शिलालेख है मेजर रॉक एडिक्ट कितने हैं? तो 6 जगह पर मेजर रॉक एडिक्ट है। मेजर रॉक एडिक्ट भारत में 6 जगह पर है। उसमें से जो आपको 3 जगह जो है वो बिहार का ही है। बिहार में कौन कौन? रामपुरवा इंस्क्रिप्शन, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया आर्यरेज। अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेख शिलालेख है और पिलर अभिलेख है और गुफा अभिलेख है। एक बार समझ जाइए, अशोक के 40 से ज्यादा अभिलेख है।
उसको अगर हम लोग बांटे तो 3 टाइप में बांटते हैं। एक है शिलाभिलेख जो पत्थर पे लिखा है, उसको कहते हैं शिलाभिलेख। उसके बाद है पिलर अभिलेख, पिलर मतलब पिलर गाड़ करके उस पर लिख दिया, उसको कहते हैं पिलर अभिलेख। तीसरा है गुफा अभिलेख, जो गुफा है पत्थर का गुफा, उस पर जाके लिखा है। अब जो शिलाभिलेख है वो भी 2 टाइप का है, एक है मेजर रॉक एडिक्ट, दूसरा है माइनर रॉक एडिक्ट। उसी तरीके से जो पिलर अभिलेख है वो भी 2 टाइप का है, एक मेजर पिलर और दूसरा माइनर पिलर। ये आपको कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेजर पिलर जो है वो मेजर पिलर 6 जगह भारत में है, मेजर पिलर 6 जगह भारत में है। उसमें से 3 जो मेजर पिलर है वो बिहार में है। कौन-कौन सा है? रामपुरबा इंस्क्रिप्शन, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेरेज। तो रामपुरबा अभिलेख जो है ये कहां पर है? ये आपको वेस्ट चंपारण में है, याद रखिएगा। लौरिया नंदनगढ़ ये भी आपको वेस्ट चंपारण में है। बिहार में अशोक का मेजर पिलर वाला एक और है लौरिया अरेरेज, वो ईस्ट चंपारण में है। ये याद रखिएगा। ये जो रूमंदई अभिलेख है, रूमंदई अभिलेख अशोक का माइनर रॉक माइनर पिलर एडिक्ट है, माइनर पिलर एडिक्ट है। माइनर पिलर एडिक्ट अशोक का 5 है, उसमें से 2 जो है आपको नेपाल में है, एक रूमंदई अभिलेख। रूमंदई अभिलेख से हमको क्या पता चलता है? जो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और अशोक अपने शासन के 20वें साल लुम्बिनी गया था। यह रूमंदई अभिलेख से क्या पता चलता है? जो अशोक अपने शासन के 20वें साल में रूमंदई गया था, क्योंकि वो महात्मा बुद्ध का जन्मस्थल है। तो रूमंदई कहां पर है? नेपाल की तराई में है। इसके अलावा नेपाल की तराई में एक और अभिलेख है अशोक, उसको कहते हैं निगलिक मुनि अभिलेख। तो 5 जो माइनर पिलर एडिक्ट है उसमें से 2 नेपाल में है, एक आपको इलाहाबाद में है, एक सांची में है, एक सारनाथ में है। बिहार में माइनर पिलर कुछ भी नहीं है। बिहार में 3 मेजर पिलर है, जिसमें से रामपुरबा, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेरेज है। 2 पश्चिमी चंपारण में, एक पूर्वी चंपारण में। यहाँ जो चंपारण दिया है रूमंदई अभिलेख, ये कहां पर है? नेपाल में है। उसके बाद कौसंबी अभिलेख, जिसको रानी का अभिलेख भी कहते हैं, तो यह जो है कौसंबी में है। यह अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिलेख है। यह भी एक पिलर है, यह एक पिलर है कौसंबी का अभिलेख। और यह रानी के अभिलेख से उतना फेमस नहीं है जितना यह आपको समुद्रगुप्त के नाम से फेमस है। समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन जो हरिसेन ने लिखा है, वह बेसिकली अशोक की जो रानी थी, अशोक की रानी का क्या नाम है? तो याद रखिएगा, अशोक की रानी का नाम है करुबागी और उसके पुत्र तिब्बत। तो यह कौसंबी का अभिलेख, जिसको आज हम इलाहाबाद पिलर के नाम से जानते हैं, यह बेसिकली शुरुआत में अशोक की रानी ने ही इस पिलर को बनाया था। इसी पिलर पर समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि है हरिसेन, वह समुद्रगुप्त की जो पूरी उपलब्धि है, उसका जो पूरा वंशज है, उसको लिखा है। और उसी पिलर पर फिर बाद में जहांगीर भी अपना इंफॉर्मेशन लिखवाया। तो यह जो पहला पिलर था, जिसको हम लोग रानी की का अभिलेख कहते हैं, वो किसकी रानी थी? अशोक की रानी थी, जो कौसंबी में पिलर बनवाया गया था। तो जो ज्यादा समुद्रगुप्त के नाम से ज्यादा फेमस है, तो इसलिए कौसंबी अभिलेख या इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन, तो ये भी सही है रानी का अभिलेख। ये किसकी रानी है? अशोक की रानी करुबागी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख है। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें से 1 A B और D सही है, C जो है आपको गलत है, क्योंकि रूमंदई आपको नेपाल में है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सूत पिटक गौतम बुद्ध के शिक्षा और धर्म उपदेश संकलित करता है। खुद्दक निकाय इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 500 से 549 जातक कहानियों का संग्रह है। विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है। उसके बाद अभिधम्म पिटक, इसका संकलन प्रथम बौद्ध संगति में किया गया था। तो याद रखिएगा इसमें से कौन कौन सा सही है। तो देखिए, बुद्ध के 3 पिटक है, एक है सुत पिटक, एक कौन सा है? सुत पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। देखिए कौन कौन सा है? सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत पिटक किसने लिखा है? तो आनंद ने। याद रखिएगा, सुत पिटक का कंपाइलेशन किसने किया? आनंद ने। विनय पिटक का कंपाइलेशन किसने किया? उपाली ने। कैसे याद रखिएगा, इसका ट्रिक भी और यू आप याद रख सकते हैं, भी फॉर विनय और यू फॉर उपाली। तो भी को थोड़ा सा और घुमा दिया तो यू हो जाता है। तो विनय पिटक को लिखने वाला कौन है? उपाली। और आनंद जो है सुत पिटक को लिखने वाला, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा जो इसका पिटक का भाग है वो है अभिधम्म पिटक। इसको कंपाइल किसने किया है? इसको कंपाइल किया है आपको मौग्लीपुत्र किसने किया है। तो जो 2 पिटक है, शुरुआत का जो 2 पिटक है, सुत पिटक और विनय पिटक, ये आपको बौद्ध का जो प्रथम बौद्ध संगति होता है वहां पर कंपाइल किया जाता है। और अभिधम्म पिटक जो तीसरा बौद्ध संगति जो अशोक के टाइम में पाटलिपुत्र में होता है, वहां पर कौन सा कंपाइल होता है? अभिधम्म पिटक कंपाइल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है सुत पिटक। अब सुत पिटक में क्या है? जो बौद्ध महात्मा बुद्ध की जो शिक्षा और धर्म उपदेश जो है वो सुत पिटक में है। विनय पिटक में क्या है? जो कोई भिक्षु या भिक्षुणी बनने की इच्छा रखता है तो उसको किस प्रकार का नियम कानून पालन करना चाहिए, वो है विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक जो है आपको बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी से रिलेटेड अभिधम्म पिटक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है सुत पिटक, जो इसके द्वारा कंपाइल किया गया है, आनंद के द्वारा कंपाइल किया गया है। तो ये आनंद के द्वारा सुत पिटक कंपाइल किया गया है, इसके 5 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? सुत पिटक के 5 भाग हैं। तो इसमें से 5 भाग जो सुत पिटक का है वो कौन कौन सा है, या एक बार आप देख लीजिए। सुत पिटक का जो 5 भाग है वो कौन कौन सा है? तो पहला है दिग् निकाय। पहला कौन सा है? दिग् निकाय। उसके बाद मध्यम निकाय, उसके बाद अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। याद रखिएगा, सुत पिटक जो है आपको 5 भाग में है, विनय पिटक जो है आपको 3 भाग में है, अभिधम्म पिटक जो है वो 7 भाग में है। अभिधम्म पिटक के कितने भाग हैं? 7। सुत पिटक के 5 और विनय पिटक के 3 भाग हैं। तो इसमें से जो सुत पिटक के 5 भाग हैं उसका पहला क्या नाम है? दिग् निकाय। दिग् निकाय मतलब लंबा निकाय, दिग् निकाय। मध्यम निकाय मतलब मीडियम निकाय, मीडियम का कलेक्शन। अंगुत्तर निकाय मतलब इसमें अंग में बातें हुई है, डिजिट में। इसी अंगुत्तर निकाय जो सुत पिटक का भाग है, इसमें 16 महाजनपद का जिक्र है। उसके बाद संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय जो है आपको सुत पिटक का जो भाग है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है। तो यह भी 5 सही है। खुद्दक निकाय जो सुत पिटक का ही भाग है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है। उसके बाद विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख है, यह भी 5 सही है। अब अभिधम्म पिटक, इसका संकलन अशोक के टाइम में हुआ था, तृतीय बौद्ध संगति में हुआ था, न कि प्रथम बौद्ध संगति। ये जो डी है ये आपको गलत है, याद रखिएगा। यहाँ जो डी है यह गलत है, क्योंकि अभिधम्म पिटक मौग्लीपुत्र के द्वारा अशोक के टाइम में कंपाइल किया गया था। अभिधम्म पिटक के 7 भाग है, विनय पिटक के 3 और सुत पिटक के 5 भाग है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अजातशत्रु मगध का पहला सम्राट था जिसने कलिंग को विजित किया। तो याद रखिएगा, अजातशत्रु जो है कलिंग को विजय करने के लिए नहीं जाना जाता। कलिंग को कौन विजय करता है? तो कलिंग को विजय करता है महापद्मानंद। कलिंग को विजय करता है, पराजित करता है कौन? तो महापद्मानंद। यह इंफॉर्मेशन हमको कहां से पता चल रहा है?
तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, किसका हाथी गुम्फा अभिलेख है? तो एक खारवेल राजा होता है उड़ीसा का। उड़ीसा का सबसे प्राचीन राजा जो है वो है खारवेल। किस वंश का राजा है? चेदी या महामेघवार वंश का एक शक्तिशाली राजा होता है खारवेल। उसका इन्फॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। उस हाथी गुम्फा अभिलेख में यह लिखा गया है, जो मगध का जो राजा है वो आपको कलिंगा में आया था और यहाँ पर एक नहर बनाया, कहां पर? कलिंग में नहर बनाया। उसके बाद आपको यहाँ से जैन का जो मूर्ति है वो लेके गया था। तो कलिंग पर विजय प्राप्त किसने किया था? महापद्मानंद ने किया था। इन्फॉर्मेशन हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है, जो खारवेल के राजा के द्वारा लिखवाया गया था। अजातशत्रु ने कलिंग को विजय नहीं किया, तो महापद्मानंद के बाद फिर कलिंग को कौन विजय करेगा? तो अशोक विजय करेगा। यही जो महापद्मानंद है ने सर्व क्षत्रियांक और एकादश की उपाधि धारण की थी। महापद्मानंद के बारे में यह माना जाता है एक शुद्र राजा था और इसने सभी क्षत्रियों को मार दिया था और पूरे भारत में, जो उत्तर भारत में है, वहां पर एक छत्र राज किया था। तो महापद्मानंद जो नंद वंश का संस्थापक भी है, उसके बारे में यह है। तो ये नंद वंश की कहानी होगी। इसमें से पहला पॉइंट गलत है और दूसरा पॉइंट सही है, तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? अब यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहने वाला जो व्यक्ति है, यह कौन है? तो जस्टिन। जस्टिन कौन है? तो जस्टिन जो है आपको यूरोपियन इतिहासकार है। जस्टिन एक यूरोपियन इतिहासकार है। अब हमें कैसे पता जो समुद्रगुप्त को जस्टिन ने सेंड्रोकोटस कहा? यह बात किसने पता लगाया? जो जस्टिन ने जिस आदमी का जिक्र किया है सेंड्रोकोटस के नाम से, वह सेंड्रोकोटस बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य है। यह इंफॉर्मेशन हमें कहां से पता चलता है? तो यह इंफॉर्मेशन विलियम जॉन्स हमें बताता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जस्टिन ने कहा, यह बात किसने पता लगाया? तो विलियम जॉन्स ने पता लगाया। अब यहाँ पर यह समझ में आ गया, जो क्लासिकल जो इतिहासकार है, क्लासिकल इतिहासकार किसको कहते हैं? जो यूरोपियन इतिहासकार है, यूरोपियन जो इतिहासकार है जिसने आपको सिकंदर की कहानी लिखी है, वो मौर्य की कहानी नहीं लिखने में विश्वास कर रहा है। ये जस्टिस, प्लिनी, स्ट्रेबो, प्लूटार्क किसकी कहानी लिख रहा है? ये सिकंदर की विजय की गाथा लिख रहा है और सिकंदर की विजय गाथा के दौरान वो सेंड्रोकोटस शब्द का यूज कर रहा है। तो और बता रहा है जो सेंड्रोकोटस और सिकंदर के बीच मुलाकात हुई थी, सिकंदर और सेंड्रोकोटस के बीच में मुलाकात हुई थी, उस ये जो कहानी किससे पता चला? तो जस्टिन की किताब से पता चला। तो ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर नाम दिया गया है प्लूटार्क और स्ट्रेबो या प्लिनी। अब अलग अलग इतिहासकार एक ही व्यक्ति के लिए अलग अलग नाम यूज कर रहा है। अब जो ईरान, जो वहां पर क्या ग्रीस में जो इतिहासकार है, उसको तो पता नहीं इस आदमी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। जस्टिन ने इस आदमी का नाम सेंड्रोकोटस रखा, कोई दूसरा क्लासिकल इतिहासकार जैसे स्ट्रेबो है या प्लूटो है, प्लिनी ने है, इसने कौन सा नाम दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? तो ये भी याद रखिएगा, प्लूटार्क और एरियन ने इस व्यक्ति को चंद्रगुप्त मौर्य के लिए एंड्रोकोटस शब्द यूज किया। समझे? प्लूटार्क भी एक इतिहासकार है, उसी तरह एरियन भी एक इतिहासकार है। यह क्या यूज करता है? एंड्रोकोटस यूज करता है। हम लोग का जो मौर्य वंश की कहानी हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली सिकंदर के कॉन्टेक्स्ट में, तो सिकंदर के कॉन्टेक्स्ट में जब हम मौर्य वंश की कहानी पढ़ते हैं तो हमें अपने मौर्य वंश के दो राजाओं का नाम क्लासिकल हिस्ट्री से भी पता चलता है। दो राजा कौन है? एक चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा बिंदुसार। अशोक के बारे में हमें क्लासिकल हिस्ट्री से कुछ भी पता नहीं चलता। अशोक अपना इतिहास खुद ही लिख के गया, इतना अभिलेख पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रख के गया, जिसको देख के हमको अशोक का इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार का इन्फॉर्मेशन हमको किससे मिलता है? क्लासिकल हिस्टोरियन से मिलता है। यह क्लासिकल हिस्टोरियन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के लिए अलग अलग नाम यूज किया, अलग अलग नाम यूज किया है। जैसे बिंदुसार के लिए अमित्र घाट नाम फेमस था, अमित्र घाट क्लासिकल राइटर के बीच में फेमस है। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ये बैकग्राउंड। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस यूज किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, प्लूटार्क और एरियन ने यूज किया है एंड्रोकोटस। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा स्ट्रेबो और प्लिनी ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किस शब्द का यूज किया है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अगला है निम्न कथनों पर विचार करें और कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें। कूट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। मेगस्थनीज ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा को पॉलीब्रोथा कहा है, तो यह पॉइंट सही है। मगध ने मेगस्थनीज जो 305 बीसी में सेलुकस निक्टर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें सेलुकस निक्टर पराजित होता है। सेलुकस निक्टर जो है अपनी बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य या शायद बिंदुसार से करता है। इतिहासकार के बीच में थोड़ा सा डिबेट है, ज्यादातर इतिहासकार बोल देते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेलुकस निक्टर की बेटी का शादी होता है, लेकिन कुछ इतिहासकार का मानना है जो शायद बिंदुसार के साथ हुआ था। तो ये बात अलग है किसके साथ हुआ। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निक्टर को 500 हाथी का उपहार दिया और सेलुकस निक्टर हारने के बाद अपनी बेटी का उपहार दिया और अपना जो दूत था मेगस्थनीज वे पाटलिपुत्र में भेजा। यही मेगस्थनीज का जो बुक है उसका नाम है इंडिका। इंडिका बुक आज के डेट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिका बुक का जो जिक्र है ये जो जस्टिस, प्लिनी, स्ट्रेबो अपनी किताब में करते हैं। जस्टिन, प्लूटार्क जो इंडिका बुक अवेलेबल नहीं है, इंडिका का रेफरेंस जस्टिन प्लूटार्क की बुक में हमें मिलता है, जहां से हमें इंफॉर्मेशन मिलता है जो मेगस्थनीज ने इंडिका में क्या लिखा था। तो ठीक है, अब यह जो मेगस्थनीज कब आता है? 305 बीसी में आता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट हम लोग को इतिहास में नहीं पता है जो सेलुकस निक्टर और चंद्रगुप्त मौर्य का कब युद्ध हुआ था। ज्यादातर इतिहासकार यह मानते हैं जो यह जो युद्ध है 304 बीसी से लेकर 299 बीसी के बीच में, अभी तक जितना भी स्टेट पीसीएस हुआ है वहां पर आपको यह डेट मिलेगा 305 बीसी। याद रखिए 305 बीसी में डेट मिलता है, ज्यादातर एग्जामिनेशन जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस में हो रहा है वो 305 बीसी मानते हैं जो युद्ध हुआ था। अभी जैसे परफेक्शन आईएएस इसको 315 बीसी मान रहा है, तो 315 बीसी कोई भी किसी भी बुक में नहीं माना जाता है। अभी तक जितने भी एग्जाम हुए अलग अलग स्टेट पीसीएस में कहीं भी 315 बीसी में नहीं माना जाता जो मेगस्थनीज आता। ज्यादातर जो स्टेट पीसीएस का क्वेश्चन में आपको मिलेगा जिसमें मेगस्थनीज भारत कब आया था तो 305 बीसी में, तो हम लोग भी 305 बीसी मानेंगे जो डिफरेंट पीसीएस वाले मानते हैं। तो ये हुआ जो मेगस्थनीज ने 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र में आया था, तो ये पॉइंट सही है। और उसने पाटलिपुत्र के लिए कौन सा शब्द यूज किया है? पॉलीब्रोथा शब्द यूज किया है। मेगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र के प्रशासन का दायित्व 30 सदस्यों की एक सभा भी थी जो 6-6 सदस्यों की 5 समिति में गठित था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के प्रशासन में 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थों का चर्चा किया गया। तो ये याद रखिएगा मेगस्थनीज जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का जिक्र करता है, इसकी किताब में मिलता है आपको रेफरेंस में दिखता है, उसमें 30 सदस्यों की सभा है और 30 सदस्यों की सभा जो है 6 ग्रुप में बटा हुआ है और हर एक ग्रुप में 5 आदमी है। कितने ग्रुप है पाटलिपुत्र में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? 6 ग्रुप है, 5 ग्रुप नहीं है, 6 ग्रुप है और हर एक ग्रुप में 5-5 आदमी है।
6 ग्रुप और 5-5 आदमी, यहाँ 6-6 सदस्य है, 5 ग्रुप, तो ये गलत है। अब 6 ग्रुप का काम क्या था, तो याद रखिएगा पहला ग्रुप जो था वो इंडस्ट्रियल वर्कर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उसके हितों की देखभाल करता था। पहला ग्रुप इंडस्ट्रियल वर्कर सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। दूसरा जो फॉरेनर आ रहा है आपके मौर्यन एम्पायर में, वो उसको देखभाल करना, वो कुछ बदमाशी तो नहीं कर रहा, अगर मर गया तो उसको क्या उसको उसके घर वाले तक उसको इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो फॉरेन टूरिस्ट की देखभाल करने के लिए दूसरा ग्रुप था, पहला इंडस्ट्रियल वर्कर की देखभाल करने के लिए। तीसरा ग्रुप जो था उसका काम था मौर्यन एम्पायर में सेंसस करवाना, जनगणना करवाना। तीसरा ग्रुप का क्या काम था, जनगणना कराना। चौथा ग्रुप का क्या काम था, कॉमर्स और इंडस्ट्री, जो पाटलिपुत्रा में जो सब सामान बिक रहा है, जो सामान का उत्पादन हो रहा है वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, यह है चौथा। पांचवा जो बाजार में सामान बिक रहा है, उस सामान में कोई मिलावट की सामान तो नहीं बेच रहा, कोई नया सामान करके पुराना सामान तो नहीं बेच रहा, तो पांचवा था बाजार में मिलावट को रोकने के लिए। और छठा ग्रुप जो था वो था सेल टैक्स, जितना भी मार्केट में सामान बिक रहा है उस पर जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए छठा ग्रुप था। तो याद रखिएगा मेगास्थनीज के अनुसार जो पटना के प्रशासन का जिक्र किया गया है उसमें 6 ग्रुप है। 6 ग्रुप, पहला इंडस्ट्रियल वर्कर, दूसरा फॉरेन टूरिस्ट के लिए, तीसरा जनगणना के लिए, चौथा कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए, पांचवा मिलावट को रोक करने के लिए और छठा टैक्स वसूलने के लिए। तो दूसरा पॉइंट गलत है। तीसरा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त के प्रशासन में 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थों का जिक्र है। तो ये याद रखिएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 28 अध्यक्ष और 18 तीर्थ का जिक्र है। हम लोग को भारतीय इतिहास में जो एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए, राजाओं के एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहला जो बुक मिलता है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बीच में के बाद हमको जो अगला बुक मिलता है वो है अबुल फजल का अकबरनामा, और उसके बाद हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा अगर आपको ये पूछा जो समुद्रगुप्त मौर्य के समय, समुद्रगुप्त के समय या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय या हर्षवर्धन के समय कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन था, तो ऐसा कोई बुक नहीं है जिस बुक को पढ़ के हम क्लियरली बता सकें। या अलाउद्दीन के समय कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन का नियम कानून था, तो ऐसा कोई लिखित बुक हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा जो सरकार जो राजा के द्वारा लिखवाया गया, जैसे आज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश के जो राजा है अर्थात जो जिसको माने हुए उसके द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा ये पॉइंट सही है, पहला पॉइंट सही है, तीसरा दूसरा पॉइंट गलत है। इसका आंसर क्या रहेगा, कौन सा सत्य है, तो 1 और 3 सत्य है, इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है धम्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक नए अधिकारी धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी। अशोक द्वारा 14 शिलालेखों और 7 स्तंभ लेखों के अलावा कई छोटे शिलालेख, स्तंभ लेख और स्तंभ लेख जारी करवाए गए, जिनकी भाषा पाली और लिपि सिर्फ ब्राह्मी थी। अशोक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो आप लोग भी देख रहे हैं जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक करें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए धर्म के प्रचार के लिए, धर्म लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार हो, उसके लिए अशोक ने क्या एक स्पेशल मंत्री को नियुक्त किया था जिसका नाम था धम्म महामात्र। याद रखिएगा स्पेशल मंत्री को नियुक्त किया था धम्म महामात्र। धम्म महामात्र के अलावा स्त्रियों का भी आचरण सही रहे, तो स्त्रियों के लिए उन्होंने स्त्री अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो आम आदमी के लिए धम्म महामात्र और स्त्रियों के बीच में भी सही आचरण रहे, सही व्यवहार रहे, स्त्रियों के लिए भी एक स्पेशल ऑफिसर को नियुक्त किया गया था जिसका नाम था स्त्री अध्यक्ष। अब तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये सही है पहला। इसके अलावा यहाँ पर जो दिया अशोक के जो 14 शिलालेख है और 7 स्तंभ लेख है, यह किस किस भाषा में है, तो याद रखिएगा अशोक के जो शिलालेख है, अशोक का जो इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन मतलब चाहे शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, गुफा लेखो, कहीं भी लिखो, वो टोटल 4 स्क्रिप्ट 3 भाषा में, कितनी भाषा में है, 3 भाषा और 4 स्क्रिप्ट में है। तो ये 3 भाषा कौन कौन सा है, तो ये 3 भाषा है ग्रीक और अरामिक और प्राकृत। याद रखिएगा 3 भाषा ग्रीक, अरामिक और प्राकृत भाषा, और स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट जो यूज किया गया है वो 4 स्क्रिप्ट है। कौन कौन सा स्क्रिप्ट है, पहला ग्रीक, दूसरा अरामिक और तीसरा खरोष्ठी और चौथा ब्राह्मी। तो याद रखिएगा पूरे भारत में, प्रेजेंट डे भारत में अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वह केवल और केवल प्राकृत भाषा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। पाकिस्तान में जो अशोक का अभिलेख है वे आपको खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में है। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में है। तो भारत और पाकिस्तान में भाषा एक ही है, लिपि अलग है। भारत का लिपि ब्राह्मी है, पाकिस्तान का लिपि खरोष्ठी है। अब हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान में भी अशोक का हमको मिलता है, गांधार में अशोक का बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन मिलता है। अब ये बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शन जो है ये ग्रीक और अरामिक भाषा और ग्रीक और अरामिक लिपि में मिलता है। तो याद रखिएगा अशोक का अफगानिस्तान में 2 भाषा 2 लिपि में मिलता है। दोनों भाषा दोनों लिपि का क्या नाम है, ग्रीक अरामिक। ग्रीक भाषा का भी नाम है और लिपि का भी नाम है। तो याद रखिए ग्रीक और अरामिक भाषा और लिपि दोनों का नाम है, जो आपको कहां मिलता है, अफगानिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान में हमको खरोष्ठी लिपि में मिलता है, प्राकृत भाषा में मिलता है। भारत में हमको ब्राह्मी लिपि में मिलता है और प्राकृत भाषा में मिलता है। तो इस तरीके से 3 भाषा 4 लिपि में अशोक के अभिलेख है। यहाँ लिखा गया है केवल ब्राह्मी में मिलता है, सो गलत है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद अशोक अभिलेख जारी करने वाला प्रथम शासक था। तो यह याद रखिए जो अशोक जो है प्रथम शासक नहीं है, अशोक भारत के कॉन्टेक्स्ट में प्रथम शासक है। हमारे देश में अगर पूछा जाए जो किस शासक के बारे में हमें अभिलेख से इंफॉर्मेशन मिलता है तो यह पहला अशोक ही था। अशोक का ही जो कॉपी किसने किया, समुद्रगुप्त ने किया। अशोक का ही कॉपी जो है आपको गिरनार अभिलेख में मिलता है। तो अशोक भारत के कॉन्टेक्स्ट में पहला शासक है। लेकिन भारत पर अटैक करने वाला जो पारसी राजा डेरियस I था उसने भी अभिलेख लिखा था। तो अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट ले तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अशोक पहला राजा नहीं होता है। हम भारतीय इतिहास में अशोक पहला राजा है। और अशोक का लिखने का जो पैटर्न है, जो मैं अशोक यह कहता है, यह कॉपी किया गया है डेरियस I के द्वारा। डेरियस I कौन है, जो भारत पर अटैक करने वाला पहला पर्शियन किंग होता है। तो यह आप सही मान भी सकते हैं क्योंकि भारत के इतिहास में अशोक पहला राजा होता है जो आपको अभिलेख करता है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, 1 और 3। परफेक्शन आईएएस 1 और 3 को ही सही मान रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको गलत इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा कथन असत्य है। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। सहबाजगढ़ी में खरोष्ठी लिपि, कलसी उड़ीसा के भुवनेश्वर में ब्राह्मी लिपि, मानसहरा पश्चिमी पाकिस्तान में के हजरा में खरोष्ठी लिपि और धौली उड़ीसा के पुरी जिला में ब्राह्मी लिपि। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, जो देखिए सहबाजगढ़ी और मानसहरा, हमने आपको बताया पाकिस्तान में आपको कौन सा लिपि में मिलता है, खरोष्ठी लिपि में मिलता है। भाषा कौन सा है, प्राकृत में। तो ए और सी सही है। पाकिस्तान में 2 ही जगह हमको अशोक का मिलता है अभिलेख, कौन सा है, एक है सहबाजगढ़ी और दूसरा है मनसहरा। सहबाजगढ़ी और मनसहरा में मिलता है और दोनों जगह खरोष्ठी लिपि है। पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि, भाषा कौन सा है, प्राकृत। अब यहाँ कलसी जो है, कलसी जो है आपको उत्तराखंड में है, उड़ीसा में नहीं है। याद रखिएगा आपको कलसी कहां पर है, कलसी आपको उत्तराखंड में है। अगर आप कभी उत्तराखंड
डिफरेंट पीसेस देखने का मौका मिले तो आप कलसी अशोक का जो रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट जो है वो आप जरूर याद करके जाइएगा। इस क्वेश्चन को आने का चांस जरूर ज्यादा रहेगा। कलसी जो अशोक का विलेख उत्तराखंड में है, जैसे आप अगर उड़ीसा का पीसेस दे रहे हैं तो उड़ीसा के पीसेस के लिए आपको याद होना चाहिए तो अशोक का उड़ीसा में जो रॉक एडिक्ट, मेजर रॉक एडिक्ट जो मिला है वो कहां पे मिला है उड़ीसा में, तो एक धौली में और दूसरा जोगाड़ में। अशोक के 8 जगह मेजर रॉक एडिक्ट मिला है, अशोक के 8 जगह मेजर रॉक एडिक्ट मिला है, जिसमें से 4 तो आपको यहां पे दिख गया, 4 शहबाजगढ़ी, कलसी जो उत्तराखंड में, मनसहरा, धौली। उसके अलावा गुजरात का गिरनार में भी अशोक का विलेख है, जिससे हमको पता चलता है जो वहां पर उसने कुछ करवाया था। क्या करवाया गुजरात के गिरनार में का विलेख अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के लिए फेमस है। ये क्यों फेमस है ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के एलुगुडु में और महाराष्ट्र के सोपरा में भी आपको अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट मिलता है। इसमें ये कलसी वाला जो पॉइंट है गलत है, क्योंकि ये उत्तराखंड में है, न कि उड़ीसा में है। ठीक है, ये सब चारों क्या था, अशोक का मेजर रॉक एडिक्ट। मेजर रॉक एडिक्ट जो है 8 जगह है, जो 4 आपको है। इसमें जो अशोक का 14 आदेश है, अशोक ने 14 आदेश लिखवाए हैं, वो सारा आदेश यहाँ पर लिखा गया है। हर अभिलेख में 14 आलेख नहीं मिलता, ऐसा नहीं जो हर अभिलेख में 14 पॉइंट लिखा गया, कहीं कम भी है, लेकिन ये माना जाता है जो अशोक के 14 राज्य आ गया था, जिसको 8 जगह पर 8 मेजर रॉक एडिक्ट में लिखा गया। तो वही था। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर पहला शिलालेख, चौथा शिलालेख, 5वां शिलालेख, 8वां शिलालेख। तो यह जो है यहाँ पर 14 जो लाइन 14 जो इंस्क्रिप्शन हमने आपको बताया, जो 14 इंस्क्रिप्शन है 8 जगह पर जो 14 इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन का देखिए इसने हिंदी क्या कर दिया है, शिलालेख। इंस्क्रिप्शन का हिंदी शिलालेख नहीं होता है, समझे ना। तो यहाँ पर हमको देखना जो 8 मेजर शिलालेख जो था, उस मेजर शिलालेख पर जो 14 लाइन लिखा गया है, 14 बातें जो लिखी गई है, वो 14 बातें क्या चीज से रिलेटेड है, यह भी एक इंपॉर्टेंट है जो आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग इसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो लाइन है, पहला लाइन क्या कहता है, जानवरों को मारने और निरर्थक उत्सवों पर प्रतिबंध। अशोक का जो पहला लाइन है इंस्क्रिप्शन वो बताता है, जो डिटेल ढंग से 4-5 लाइन लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा ही बता रहे हैं। ऐसा नहीं एक ही लाइन लिखा गया जो जानवरों को मारने और निरर्थक 5-6 लाइन का है। 12वां अभिलेख जो है वो बहुत डिटेल सब है, उतना डिटेल नहीं है, जस्ट यहाँ पर क्रक्स बताया गया, वही क्रक्स को हम आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए पहला जो शिलालेख, पहला इंस्क्रिप्शन है, पहला इंस्क्रिप्शन है जो जानवरों को मारने और निरर्थक उत्सवों को प्रतिबंध। दूसरा जो इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, अस्पताल, सड़क और कुएं के निर्माण। तीसरा है युक्त रज्जुक और प्रादेशिक का नियुक्ति। चौथा है भेरी घोष का स्थान धम्म द्वारा। 5वां है शासन के 13वें वर्ष धम्म महामात्र की नियुक्ति। अभी हमने बताया था धम्म महामात्र, और इसी के साथ स्त्री अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। स्त्री अध्यक्ष का क्या काम था बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद 7वां जो है सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात। 8वां जो है धम्म यात्रा, अशोक ने कहां कहां यात्रा किया, अभी हमने आपको बताया था अशोक अपने शासन के 20वें साल रूमंदई गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिल रहा है, जो अशोक 8वां विलेख, 8वां इंस्क्रिप्शन। 11वां जो है दान देने को उसने जो बल दिया है, समझे। 11वां जो दान, 13वां जो है कलिंग विजय, तो 13वां इंस्क्रिप्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो 14वां है प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम करना। तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, तो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पर 18 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। 18 का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी। तो ठीक है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं जो पहला अभिलेख क्या है, पशु बलि की निंदा, और उसका चौथा अभिलेख जो है, चौथा अभिलेख आपको है भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष। भेरी घोष मतलब तलवार से नहीं जीतना है, मार के अपने आचरण व्यवहार से लोगों को अपने बस में करना है। उसके बाद जो 5वां अभिलेख है, 5वां अभिलेख जो है, 5वां अभिलेख शासन के 13वें वर्ष में धम्म महामात्र की नियुक्ति, स्त्री अध्यक्ष की नियुक्ति। धम्म महामात्र सभी लोगों के लिए धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सिखाने के लिए था, और स्त्री अध्यक्ष जो था स्त्री को स्पेसिफिक आचरण सिखाने के लिए था। और 8वां अभिलेख जो है आपको क्या चीज है, धम्म यात्रा का वर्णन अशोक की बोधगया का यात्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं मौर्यकालीन प्रशासन से संबंधित पदनाम और उसके कार्यों का सुमेलन। तो मौर्य प्रशासन के समय जो अलग अलग अध्यक्ष हुए हैं उसका यहाँ पर पूछा जा रहा है। याद रखिएगा सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष ऐसे जमीन जो राजा के अधिकार वाला जो कृषि विभाग था उसका राजा होता था, उसका अध्यक्ष होता था सीता अध्यक्ष। पन्या अध्यक्ष जो था ये वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। पोता अध्यक्ष जो था मापतौल विभाग का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष जो था आपको रोड टैक्स कलेक्ट करने वाला था, तो मार्ग कर अध्यक्ष था। तो ये सब यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। देखिए प्राचीन भारत में हम आपको बार बार बोल रहे हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हमको एडमिनिस्ट्रेशन का मिलता है, वो सबसे ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलता है आपको मौर्य काल में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री है, गुरु है, मालिक है, कौन, चाणक्य, मालिक भी था। चाणक्य ने इसको 1000 स्वर्ण मुद्रा देकर खरीदा था। तो इसके अर्थशास्त्र से ये बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 14 पूर्वास दिगंबर जैन का एकमात्र साहित्य है। 12 अंगों की रचना स्थूलभद्र ने की। भगवती सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार विचार से संबंधित नियम संकलित है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की, इसमें 11 गंधर्वों की रचना है। तो सबसे पहले देखिए 14 पूर्वास क्या मतलब है। 14 पूर्वास का मतलब माना जाता है जो जैन धर्म में जितने भी 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों ने जो भी बातें संसार की बातें बताई, वे 14 पूर्वास में एक संकलित था। वो 14 पूर्वास आज के डेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब महावीर मरे उसके जो है थोड़ी दिनों के बाद जो है 14 पूर्वास खत्म हो गया। तो 14 पूर्वास जैन धर्म का ओरिजिनल ज्ञान था, जिसको आप प्राप्त कर लेते तो आपको संसार की सभी चीजों के बारे में पता चल जाता है, वो किताब अवेलेबल नहीं है। तो ये 14 पूर्वास के बारे में जो पहला पॉइंट है ये सही है, जो जैन धर्म का इसका ओरिजिनल ज्ञान था जो लुप्त हो गया। अब 12 अंगों की रचना स्थूलभद्र ने की। याद रखिएगा 12 जो अंग है, यह 12 अंग जो अभी माना जाता है जैन धर्म का जो अभी जो रियल एग्जिस्टेंस में जो किताब अवेलेबल है वो है 12 अंग। और उसके अलावा भी इस 12 अंग को अनेक भागों में बांटा गया है, जैसे 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 सूत्र, 4 मूल सूत्र और अनुयोग सूत्र। तो ये अभी जो जैन धर्म का ओरिजिनल किताब जो एग्जिस्टेंस में है वो है अंग उपांग में विभाजित है। यह सब विभाजन कब किया, किताब का संकलन कब किया गया, तो जैन का जो प्रथम बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ, 300 BC में हुआ, वहां पर यह किताब को संकलित किया गया था। किसके द्वारा, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो लीडर थे, श्वेतांबर संप्रदाय के लीडर कौन थे, स्थूलभद्र, उसने किया था प्रथम जैन संगति में। तो प्रथम जैन संगति कब हुआ है, 300 BC में। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम क्या था, 322 BC से 297 BC। तो इस आधार पर हम देखते हैं जो 297 BC तक चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है, ये 300 BC में प्रथम जैन संगति हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में ही प्रथम जैन संगति में स्थूलभद्र ने 12 अंग 12 उपांग समेत जैन की किताब को संकलित किया जो आज अवेलेबल है। भगवती सूत्र में जैन भिक्षुओं का आचार विचार से संबंधित नियम संकलित है। तो याद रखिएगा भगवती सूत्र में आपको ये आचार विचार से संबंध नहीं है। भगवती सूत्र में
स्वर्ग और नरक की अवधारणा का वर्णन है। इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र भी है। भगवती सूत्र में पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन मिला। जैसे हमने आपको बताया भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का वर्णन है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है। हम लोग जो और स्टूडेंट और इतिहासकार जो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद का वर्णन है उसको पढ़ते हैं, भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपद है उसको नहीं मानते हैं सही। लेकिन भगवती सूत्र आपको जैन का जो किताब है उसमें स्वर्ग और नरक की अवधारणा है और इसमें जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र भी है। ये पॉइंट गलत है, आचार विचार का नहीं है। कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। इसमें 11 गंधर्वों की चर्चा है। ये जो भद्रबाहु जो था ये किसका लीडर था? तो श्वेतांबर का। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर मतलब उजला वस्त्र पहनते हैं वो है अस्थल भद्र, उसके लीडर। भद्रबाहु जो नग्न रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? दिगंबर। दिगंबर के लीडर थे भद्रबाहु। उन्होंने कल्प सूत्र की रचना की है। इसमें 11 गंधर्वों की चर्चा है। गंधर्व क्या होता है ये कमेंट करके बताइएगा। अगर मालूम नहीं है तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए, हम आपको बताएंगे। अगला है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कूट के माध्यम से इसमें सेंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी 20 का था, ये भगवती सूत्र वाला, इसमें आचार विचार से वाला नहीं है, इस ऑप्शन सी रहेगा। अगला है प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु द्वारा किया गया। तो हमने आपको बताया प्रथम जैन संगति किसके द्वारा किया गया है? तो प्रथम जैन संगति जो श्वेतांबर जो उजला कपड़ा पहनते थे उन्होंने किया। उसका लीडर कौन था? उजला कपड़ा पहनने वाले श्वेतांबर के लीडर कौन थे? अस्थुलभद्र, याद रखिएगा अस्थुलभद्र। उसके बाद तो ये जो है उसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने की, ये पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। द्वितीय जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता भद्रबाहु ने किया। तो याद रखिएगा द्वितीय बौद्ध संगति जो है आपको 512 एडी में हुआ है। 512 एडी में हुआ है। इसका यह कहां पर हुआ? तो बल्लभी में हुआ है। इसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने किया है, क्षेम श्रवण ने किया है, न कि भद्रबाहु। तो ये भी गलत है। तो जैन में हम लोग 2 जैन संगति के बारे में पढ़ना है, बुद्ध में 4 बौद्ध संगति के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हम लोग चारों चीज पढ़ लिया। इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपको 21 का आंसर। तो 21 में कौन सा असत्य है? तो दोनों असत्य सी हो जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों असत्य है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक कौन है? देखिए इस क्वेश्चन का कलेक्शन किया गया, बहुत अच्छा से कलेक्शन किया गया। मौर्य वंश खत्म हो गया। मौर्य वंश पर जो भी क्वेश्चन था खत्म हो गया। अब ये शुंग वंश पर क्वेश्चन है। शुंग वंश में जो पुष्यमित्र शुंग था, शुंग का बेटा जो था अग्निमित्र, पुष्यमित्र शुंग का बेटा था अग्निमित्र, उसकी और मालविका की प्रेम कहानी इसने लिखी है, कालिदास ने लिखी है मालविका अग्निमित्र। तो मालविका अग्निमित्र का नायक कौन था? तो अग्निमित्र कौन है? पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना करता है 185 बीसी में। उसी पुष्यमित्र शुंग का बेटा होता है अग्निमित्र, जिसका क्या है आपको जिस पर यह कहानी लिखा जाता है मालविका अग्निमित्र। समुद्रगुप्त तो आपको गुप्त वंश से रिलेटेड है, पुष्यमित्र का बेटा है। और वसुमित्र और अग्निमित्र के बीच में क्या संबंध है ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए या सही विकल्पों का चयन करें। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 12 और दक्षिण भारत के 9 राज्यों को विजित किया। हूण शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया था। अब ये गुप्ता वंश से कहानी है। तो याद रखिएगा जो समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को विजित किया था और दक्षिण भारत के 12 राज्य। तो यहाँ जो दिया गया है उल्टा दे दिया गया। उत्तर भारत में 9 और दक्षिण भारत में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद हूण शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया था। यह भी पॉइंट सही है। और नरसिंहगुप्त ने मिहिरकुल को पराजित किया था। याद रखिएगा पहले मिहिरकुल ने नरसिंहगुप्त को पराजित किया। यह भी सोर्स में इंफॉर्मेशन है। और हुआनसियांग हमको यह भी बताता है जो नरसिंहगुप्त जो है मिहिरकुल को पराजित करता है। लेकिन नरसिंहगुप्त बौद्ध धर्म का प्रवर्तक रहता है। उसकी मां कहती है जो नहीं बेटा दुश्मन को नहीं पकड़ के रखना चाहिए, छोड़ देता है। फिर मिहिरकुल को छोड़ देता है और फिर मिहिरकुल जो है उसको मार देता है, पराजित कर देता है, जिसे तराई का युद्ध होता है। तराई का युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान जिसे गलती करता है मोहम्मद गौरी को छोड़ देता है, फिर मोहम्मद गौरी इसको पराजित कर देता है। उसी तरीके की कहानी यहाँ भी है। तो हूण शासक मिहिरकुल ने पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर नरसिंहगुप्त बालादित्य को पराजित किया। ये पॉइंट सही है। पहला पॉइंट जो है आपको गलत है। ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुमार ये नरसिंहगुप्त बालादित्य कौन था। तो एक बार आइडिया लीजिए। नरसिंहगुप्त बालादित्य जो है आखिरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट गुप्त वंश का राजा है जिसका टाइम पीरियड क्या है 495 से 530। गुप्त वंश का टाइम पीरियड क्या है 319 से 550। 319 से 550। नरसिंहगुप्त का टाइम पीरियड क्या है 495 से 530। इस आधार पर देख सकते हैं नरसिंहगुप्त के बाद गुप्त वंश जो है नियर अबाउट खत्म ही हो गया। नरसिंहगुप्त कौन था? तो नरसिंहगुप्त बुद्धगुप्त का भाई था। बुद्धगुप्त कौन था? तो बुद्धगुप्त का भाई था, पुरुगुप्त का था। और ये बुद्धगुप्त नरसिंहगुप्त आपको कुमारगुप्त का पुत्र था। ठीक है। यहाँ पर डिटेल उतना नहीं बता रहे, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा गुप्त वंश के राजाओं का। स्कंदगुप्त के बाद कौन राजा बनता है? आपका होमवर्क क्या है? जो स्कंदगुप्त जो आखिरी इंपॉर्टेंट राजा है जिसका टाइम 455 से 467 है, उसके बाद कौन सा राजा बनता है? वो है पुरुगुप्त, उसके बाद कुमारगुप्त द्वितीय, उसके बाद बुद्धगुप्त, उसके बाद नरसिंहगुप्त बालादित्य। तो इसके बीच में क्या फैमिली रिलेशन था वो आप एक बार बुक में चेक कर लीजिएगा। अगला है 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी के समीप किस शासक को पराजित कर बिहार पर बंगाल पर अधिकार कर लिया था? तो याद रखिएगा 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने राजमहल पहाड़ी पर जो बंगाल का शासक था, बंगाल का जो सुल्तान था हुसामुद्दीन इबाज, उसको पराजित किया था। इसको पराजित किया था हिसामुद्दीन इबाज को पराजित किया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। उसके बाद है कौन सा कथन असत्य है? बलबन के काल में बिहार के गया क्षेत्र पर इसका अधिकार था। तो बलबन के काल में बिहार के गया क्षेत्र में आपको इसका अधिकार था। बलबन के काल में बिहार के गया क्षेत्र उसका अधिकार था। यह पॉइंट जो है आपको सही है। यह इंफॉर्मेशन हमको कहां से मिलता है? जो बलबन का वहां पर अधिकार था। तो बनराज नामक शासक का गया प्रशस्ति के अनुसार गया का क्षेत्र बलबन के अधीन था। तो हमको एक बनराज नामक शासक का गया प्रशस्ति से यह इंफॉर्मेशन मिलता है जो यहाँ पर इसका शासन था। उसके बाद खिलजी काल में बिहार का क्षेत्र बंगाल शासक रुकनुद्दीन केकुस के अधीन था। उसके बाद दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान में साथ दिया था। और बिहार को दिल्ली का अधीन करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो बिहार को दिल्ली का अधीन करने वाला जो पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। हमने भी देखा 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन इबाज जो किसका था राजा? बंगाल का सुल्तान था। उसको पराजित करके 1225 ईस्वी में आपको अधिकार जमाया था। ठीक है। तो इसमें डी गलत है। आपको पहला जो पॉइंट है वो सही है, खिलजी वाला सही है। और दरभंगा के राजा शक्र सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान में साथ दिया था, ये सही। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कूट के माध्यम से। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। तो ये याद रखिएगा 380 किसी किताब में 350 भी है। तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड क्या है? समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है आपको 350 से 375। और
कहीं की किताब 380 भी होता है। तो प्राचीन काल में इतना टाइम मार्जिन चलता है, 4 साल 5 साल का टाइम मार्जिन होता है। तो समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त द्वितीय, जो 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त के मरने के बाद गद्दी पर बैठता है। ये पॉइंट सही है। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुआनसियांग भारत में आता है। तो याद रखिएगा हुआनसियांग जो है हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आता है। एच फॉर हुआनसियांग और एच फॉर हर्षवर्धन। तो हुआनसियांग किसके टाइम में आता है? हर्षवर्धन के समय में आता है। चीनी यात्री जो आता है चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, वो है फाहियान। फाहियान जो है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक छपनक एक विद्वान कवि था। याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में दरबार में नवरत्न पाए जाते हैं। जैसे अकबर के दरबार में नवरत्न था। आपको नवरत्न जो है विजयनगर साम्राज्य में जो कृष्णदेव राय होते हैं उसके दरबार में भी नवरत्न का जिक्र हम लोग देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो नवरत्न फेमस है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय का नवरत्न और उसके बाद अकबर का नवरत्न। इसमें जो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नवरत्न है उसमें जो छपनक है वो ज्योतिष है, नौकी विद्वान कवि। याद रखिएगा ये भी स्टेट पीसीएस में कई बार पूछा गया है, इनके नवरत्नों पर क्वेश्चन आया है। तो छपनक जो है आपको एक ज्योतिष है, नौकी विद्वान कवि। इसमें ये दूसरा पॉइंट गलत, तीसरा पॉइंट गलत है, दूसरा पॉइंट गलत है, पहला केवल सही है। तो इसमें कितने सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में से कौन सा भूमि सुमेलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कुछ भूमि का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे अपहृत भूमि, उसके बाद वास्तु भूमि, चारागाह, सील। तो याद रखिएगा वास्तु भूमि जो है बास योग्य, जहाँ पर लोग रहते हैं उस टाइप की भूमि को वास्तु भूमि कहते थे। अभी कहते हैं वास्तु दिखाना। तो वास्तु जो है रहने बास योग्य हैबिटेबल लैंड को वास्तु भूमि कहा जाता था, न कि खेती योग्य भूमि को। ठीक है, ये हमको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? तो अमरकोश जो में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख, अमरकोश के रचनाकार अमर सिंह है। ये अमर सिंह भी आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के जो नवरत्न थे उसी में से एक नवरत्न यह अमर सिंह। तो इसमें आपको मिलता है यह शब्द। तो याद रखिएगा वास्तु भूमि जो है खेती योग्य भूमि नहीं है या रहने योग्य भूमि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बाकी चारागाह तो आपको पता है, अपहृत भूमि जंगल का भूमि है और सील बिना जोतने योग्य भूमि है। उसके बाद निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बुक और उसके लेखक के बारे में भी क्वेश्चन आता रहता है। तो याद रखिएगा 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? दांडी, ये सही है। उसके बाद है रावणवध। रावणवध किसने लिखा है? तो वत्स मध्य, वत्स मध्य ने लिखा। चारु दत्ता जो है भास ने लिखा। असंग जो नाम दिया है, चारु दत्ता बुक किसने लिखा है? तो चारु दत्ता बुक भास ने लिखा है। याद रखिएगा चारु दत्ता बुक भास के द्वारा लिखा गया है। नीति शास्त्र का कमंडक का नाम सही है। याद रखिएगा इसमें से गलत कौन है? चारु दत्ता, जिसके लेखक कौन है? भास। ठीक है, अगला है निम्न कथनों पर विचार करें, दिए गए कूट के माध्यम से सही विकल्पों का चयन करें। तो यहाँ पर सही विकल्पों का चयन करने के लिए कह रहा है, यह है परवर्ती गुप्त वंश। अभी तक हम लोग गुप्त वंश के बारे में क्वेश्चन देख लिया जो इंपॉर्टेंट था। अब परवर्ती गुप्त वंश, परवर्ती गुप्त वंश जो है बिहार के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 10 राजा होता है। परवर्ती गुप्त वंश में कितने राजा हमको पढ़ना है? 10 राजा पढ़ना है। और इस परवर्ती गुप्त वंश का टाइम पीरियड शुरू होता है 510 से लेकर 725। परवर्ती गुप्त वंश में 10 राजा के बारे में पढ़ना है। टाइम पीरियड है 510 से लेकर 525। एक मेरा स्पेशल वीडियो बिहार स्पेशल का बना हुआ है इम्तियाज अहमद का। उसमें इम्तियाज अहमद का जो टोटल वीडियो उसमें आप क्लास 19 सर्च कर सकते हैं। परवर्ती गुप्त वंश करके एक वीडियो बना हुआ, उसमें 10 राजाओं को डिटेल ढंग से हम डिस्कशन किए हुए हैं। आपकी अगर इच्छा हो तो आप वहां देख सकते हैं। हम उसमें बहुत अच्छा से इस परवर्ती गुप्त वंश टॉपिक को डिस्कस किया गया। तो उसमें जो है परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? कृष्णगुप्त। टाइम से ये बात सही है। इसका टाइम पीरियड क्या था? 510 से लेकर 525। उसके बाद कृष्णगुप्त के बाद जो राजा बनता है, नाम तो बता देते, वो बनता है हर्षगुप्त, उसके बाद जीवित गुप्त, उसके बाद कुमार गुप्त, उसके बाद दामोदर गुप्त, उसके बाद महासेन गुप्त, उसके बाद देवगुप्त, उसके बाद माधव गुप्त, उसके बाद आदित्य सेन, उसके बाद जीवित गुप्त द्वितीय। ये नाम आपको बताए हैं। अभी एक बार प्लेबैक करके फिर से सुन लीजिएगा ये 10 का नाम। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा वो है आदित्य सेन, जो सेकंड राजा होता है, जो सेकंड लास्ट होता है। आदित्य सेन सेकंड लास्ट राजा होता है। आदित्य सेन के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन अवसर अभिलेख से पता चलता है। आदित्य सेन के अवसर अभिलेख से हमको परवर्ती गुप्त वंश के का इन्फॉर्मेशन मिलता है। आदित्य सेन की पत्नी का नाम मिलता है, आदित्य सेन के माँ का नाम मिलता है, आदित्य सेन किस धर्म को मानता था वो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है। तो ये सब बातें हम कहाँ से मिल रहा है? तो आदित्य सेन का जो बुक है, आदित्य सेन का जो अवसर का जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है। तो अवसर अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। तो यह भी पॉइंट सही है। कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक इस वर्मन को पराजित किया था। तो यह भी पॉइंट सही है। यहाँ जो कुमार गुप्त तृतीय हम यूज कर रहे हैं, तो परवर्ती गुप्त में तो एक ही कुमार गुप्त हुआ, लेकिन इसको तृतीय हम इसलिए बोले क्योंकि गुप्ता पीरियड जो ओरिजिनल गुप्ता पीरियड है वहां पर हम लोग 2 कुमार गुप्त देख रहे हैं। ओरिजिनल गुप्ता में जो है, जो हम लोग समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त की जो बातें करते हैं वहां पर 2 गुप्ता है, कुमार गुप्त 2 है। एक कुमार गुप्त 415 से 455 जो चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा होता है, और एक कुमार गुप्त पूर्वगुप्त के बाद आता है। तो याद रखिएगा ओरिजिनल कुमार गुप्त में 2 कुमार गुप्त है, परवर्ती कुमार गुप्त में 1 कुमार गुप्त है। इसलिए परवर्ती कुमार गुप्त को ओरिजिनल कुमार गुप्त के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग कुमार गुप्त तृतीय का यूज कर रहे हैं। 2 कुमार गुप्त ओरिजिनल जो गुप्त वंश है उसका है। तो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सब बातें सही है। कुमार गुप्त तृतीय ने मौखरी शासक इस वर्मन को पराजित किया। उसके बाद जो कुमार गुप्त का बेटा होगा दामोदर गुप्त, उसको ईशान इस वर्मन का बेटा पराजित कर देगा। तो आप डिटेल ढंग से देख लीजिएगा। क्लास 19 है जो मेरा इम्तियाज अहमद स्पेशल सीरीज का प्लेलिस्ट में है, वहां पर परवर्ती गुप्त वंश को डिटेल ढंग से देख सकते हैं। अगला इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। अगला है बख्तियार खिलजी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। जो लोग देख रहे हैं जरूर इस वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा लग रहा हो तभी लाइक करें, समझे। चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक हो, कोई क्वेरी हो, अच्छा बुरा कुछ भी हो जरूर कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग आगे की वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकें। ठीक है, ठीक है। अगला देखते हैं बख्तियार खिलजी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो 1198 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने ओदंतपुर पर विजय प्राप्त की। तो यह पॉइंट सही। ओदंतपुर जो आपको विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, उस पर 1198 ईस्वी में विजय प्राप्त किया है। यह डेट सही दिया गया। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक इंद्रधुमन पाल था। यह याद रखिएगा। बख्तियार खिलजी ने जब आपको बिहार में अटैक किया था तो उस समय पाल वंश का कौन राजा था? इंद्रधुमन पाल था। और बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने कर दिया कब? 1206 ईस्वी में। याद रखिएगा 1206 का डेट जो है बिहार पर अटैक करने वाले बख्तियार खिलजी की मौत होती है। और भारत में जो मोहम्मद गौरी अटैक करता है, भारत में जो मोहम्मद गौरी 1191 में पहली बार अटैक करता है। एक तराई का जो पहला अटैक नहीं उसको हम कहेंगे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ 1191 में अटैक करता है, उसका 1192 में युद्ध करता है। मोहम्मद गौरी भी 1206 ईस्वी में अपने सिपाहियों के द्वारा मारा जाता है। याद रखिएगा मोहम्मद गौरी भी अपने सिपाहियों के द्वारा 1206 में मारा जाता है। और 1206 में आपको कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत की कहानी स्टार्ट करता है, जो 1526 तक कहानी चलती है। उसी तरीके से बख्तियार खिलजी जो बिहार और बंगाल में तुर्की शासन को स्टार्ट करता है, उसकी भी मौत 1206 में अपने ही सैनिकों के द्वारा होती है।
जिस तरीके से बख्तियार खिलजी तिब्बत और चाइना पर जाकर अटैक करने का कोशिश प्लान कर रहा था, उसका सैनिक फ्रस्ट्रेट होकर कहा इसको मार देना चाहिए। उसी तरीके से जो मोहम्मद गौरी भी है, वो भी आपको ईरान पर अटैक करने का आगे प्लान कर रहा था, तो उसका सैनिक उसको मार देना चाहिए। कनिष्क जो है, हम लोग कनिष्क की भी कहानी देखते हैं, कनिष्क भी इसी तरीके से बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने का कोशिश कर रहा था, उसका सैनिक इसको मार देना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने की कोशिश करें तो अपने सैनिक से बच के रहिए, जो सैनिक कहीं परेशान हो जाएगा, इतना जीतने के बाद भी इसका इच्छा खत्म नहीं हो रहा। तो यहाँ पे देखिए बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खिलजी ने 1206 ईस्वी में कर दी थी। इसमें से सब पॉइंट सही है। मलिक बया का मकबरा बिहार में कहाँ स्थित है? तो मलिक बया का जो मकबरा है आपको बिहार में कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, मलिक बया का जो ये मकबरा है यह आपको बिहार शरीफ में स्थित है। यह मलिक बया को हम लोग क्यों जानते हैं? ये किसके लिए मलिक बया काम करता था? ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। मलिक बया का क्या बैकग्राउंड है? ये किस शासक के लिए काम करता था? ठीक है, नहीं मालूम हो तो अगली क्लास में या कमेंट करके पूछे तो जरूर हम आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद बिहार में नुहानी वंश की स्थापना किसने की? अब नुहानी वंश बिहार का बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की हिस्ट्री के लिए। अगर शेरशाह को समझना है तो नुहानी वंश समझना ही होगा। तो याद रखिएगा, नुहानी वंश की स्थापना किसने की? तो नुहानी वंश की स्थापना मोहम्मद शाह नुहानी ने की। अब ये मोहम्मद शाह नुहानी कौन है? दरिया खान नुहानी कौन है? जलाल खान नुहानी कौन है? यह हमको एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना नुहानी को। तो देखिए, दरिया खान नुहानी जो है आपको 1495 से 1523 तक बिहार का गवर्नर रहता है। कौन बनाता है इसको? सिकंदर लोदी बनाता है। याद रखिएगा, दरिया खान नुहानी वंश में दरिया खान नुहानी बिहार का गवर्नर बनता है 1495 में। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड क्या है? 1489 से लेकर 1517 तक। 1489 से लेकर 1517 तक सिकंदर लोदी का टाइम है। 1517 में सिकंदर लोदी के बाद उसका जो बेटा आएगा इब्राहिम लोदी, वो राजा बनेगा जो 1526 तक रहेगा, बाबर के द्वारा हरा दिया जाएगा। वो अलग कहानी। हम लोग अभी नुहानी वंश की कहानी पर फोकस करें। तो दरिया खान नुहानी जो 1495 में बिहार का गवर्नर बनता है, बिहार का गवर्नर बना 1495 में, ये 1527 तक यह बिहार का गवर्नर रहता है। याद रखिए, ये नुहानी वंश का संस्थापक नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक गवर्नर के रूप में है। 1527 ईस्वी में जब ये मर जाता है, इसका बेटा होता है बाहर खान नुहानी। इसका बेटा कौन होता है? बाहर खान नुहानी 1527 ईस्वी में आपको बिहार का गवर्नर बनता है। 1526 ईस्वी में जब दिल्ली का सुल्तान 1526 ईस्वी में जब दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी पराजित होता है, किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो यह जो बाहर खान नुहानी था, यह अपना नाम बदलकर बिहार का सुल्तान बनने की स्थापना करता है और नुहानी वंश स्थापना करता है। यह बाहर खान नुहानी अपने आप को एक नया नाम देता है। बाहर खान नुहानी क्या नाम देता है अपने आप को? सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी। और यह कहता है जो अब हम दिल्ली सल्तनत के अंदर में नहीं है, हम नुहानी वंश की स्थापना करते हैं। तो नुहानी वंश के संस्थापक के रूप में हम किसको जानते हैं? मोहम्मद शाह नुहानी। मोहम्मद शाह नुहानी का ओरिजिनल नाम क्या था? बाहर खान नुहानी। और बाहर खान नुहानी 1500 ये जो बेसिकली बाहर खान नुहानी था 1526 ईस्वी में नुहानी वंश की स्थापना करता है और नया नाम धारण करता है सुल्तान मोहम्मद शाह। और यही मोहम्मद शाह नुहानी 1526 ईस्वी में अपने सेवक फरीद को नाम देता है क्या? शेर खां। यही शेर खां आगे चलकर भारत का सुल्तान बनेगा। तो याद रखिएगा, ये जो मोहम्मद शाह ये जो बाहर खान नुहानी है, यह जो बाहर खान नुहानी है, यही अपने सेवक अपने बेटे के टीचर, इसका मोहम्मद शाह नुहानी जिसका ओरिजिनल नाम बाहर खान नुहानी है, उसका बेटा कौन है? जलाल खान नुहानी। याद रखिएगा, बाहर खान नुहानी का नाम बदलता है 1526 में मोहम्मद शाह नुहानी और नुहानी वंश की स्थापना करता है। इसका बेटा होता है जलाल खान नुहानी। ये आपको हसन खान नुहानी नाम का कोई भी कहानी में नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पे आंसर कौन है ये। अब ये दरिया खान नुहानी का टाइम पीरियड 1495 से 1527। मोहम्मद खान नुहानी बाहर खान नुहानी जो सुल्तान मोहम्मद शाह नाम यूज करता है, कब से कब तक? 1527 से लेकर 1528। 1528 में इस मोहम्मद शाह नुहानी बोलिए या बाहर खान नुहानी का मौत हो जाता है। उसके बाद 1528 में जब बाहर खान नुहानी या मोहम्मद शाह की मौत हो जाती है, तो बाहर खान नुहानी या मोहम्मद शाह एक ही आदमी है, नाम अलग अलग एक ही आदमी का। तो इसकी जो पत्नी होती है दादू, इसकी पत्नी दादू अपने और वयस्क बेटे जलाल खान नुहानी के नाम पर शासन करती है। किसकी मदद से? शेर खां की मदद से। शेर खां की मदद से। अब ये जो दादू है, जो मोहम्मद शाह नुहानी की पत्नी है, जलाल खान नुहानी की मां है, इसका भी देहांत कब हो जाता है? 1530 में। अब शेर खां जो है वो जलाल खान शेर खां का स्टूडेंट भी था और राजा भी है, तो वो फिर अलग कहानी चलेगा। तो आपको नुहानी वंश की कहानी समझ में आ गई होगी। मोहम्मद शाह नुहानी, उसका फरीद खां किसका संरक्षक था? अब फिर क्वेश्चन आ गया, देखिए फरीद खां किसका संरक्षक है? तो ये जो जलाल खान नुहानी मोहम्मद शाह नुहानी का बेटा है, उसी का संरक्षक है। याद रखिएगा, तो फरीद खां किसका संरक्षक था? जलाल खान नुहानी का। यह जलाल खान नुहानी का संरक्षक था। और फरीद खां का और क्या नाम है? शेर खां। शेर खां का और क्या नाम है? हजरत आला। हजरत आला का और क्या नाम है? शेरशाह। शेरशाह का और क्या नाम है? सुल्तान आदिल। सुल्तान आदिल का और क्या नाम है? शाह आलम। तो जिस आदमी को हम लोग शेरशाह के नाम से जानते हैं, उसके 6 नाम है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद, उसके बाद शेर खां, उसके बाद हजरत आला, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद सुल्तान आदिल। तो इतना नाम है। और यह जलाल खां का टीचर होता है, जलाल खां का सेवक होता है। और ये भी याद रखिएगा, शेरशाह जो अपने बेटे का नाम भी जलाल खां ही रखता है, जलाल खां ही रहता है। तो शेरशाह जो 1545 ईस्वी में मरता है, तो इस्लाम शाह जो राजा बनता है सूर्य वंश का, उसका ओरिजिनल नाम जलाल खां ही था। तो यह भी याद रखिएगा, शेरशाह अपने बेटे का नाम जलाल खां रहता है, शेरशाह जलाल खां का टीचर भी था। ठीक है, तो ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ये हो गया बाहर खां, हसन खां, दरिया खां। ये दरिया खां को था, दरिया खां जो है आपको जलाल खां का दादाजी हुआ। और ये बाहर खां कौन है? बाहर खां इस जलाल खां का पिताजी हुआ। और हसन जो है, हसन जो था बेसिकली हसन नाम था, तो शेरशाह के पिता का नाम हसन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। मलिक मोहम्मद जैसी शेरशाह का समकालीन था। ये बात सही है, मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत बुक लिखा है और यह आपको शेरशाह का समकालीन था। मलिक मोहम्मद जैसी का टाइम पीरियड है 1477 से लेकर 1542। मलिक मोहम्मद जैसी का टाइम पीरियड क्या है? 1477 से 1542। और शेरशाह का टाइम पीरियड क्या है? 1472 से 1545। तो दोनों का समकालीन हुआ, यह पॉइंट सही है। उसका जो शेरशाह का अष्टकोणीय मकबरा झील के मध्य एक चबूतरे पर बना हुआ है, तो यह भी पॉइंट सही है। जो शेरशाह का जो मकबरा है झील के मध्य एक चबूतरे पर बना हुआ है। शेरशाह के मकबरे को कनिंघम ने ताजमहल से भी सुंदर कहा, तो यह भी पॉइंट जो है आपको 34 नंबर का सारा पॉइंट सही है। शेरशाह का सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य सासाराम में बनवाया गया शेरशाह का मकबरा है। तो स्टार्ट शेरशाह ने खुद ही मकबरा कर दिया था कंप्लीट। उसका बेटा इस्लाम शाह, जिसके बचपन का नाम क्या था? जलाल खां, जलाल शाह या जलाल सूर, ये सूर वंश का था शेरशाह। तो इसने करवाया कंप्लीट, किसने करवाया? इसका बेटा इस्लाम शाह ने करवाया। शेरशाह का मकबरा अष्टकोणीय झील के मध्य एक चबूतरे पर बना मकबरा है। कानूगो जो है शेरशाह पर जो सबसे डिटेल्ड बुक लिखा है,
शेरशाह और टाइम्स। उसके बुक का नाम क्या है? कानूगो एक लेखक है, इतिहासकार है। शेरशाह की जीवनी पर सबसे डिटेल, सबसे अच्छा बुक इसी कानूगो का ही है। कानूगो ने इसके बारे में लिखा है, यह बाहर से मुस्लिम और अंदर से हिंदू स्थापत्य कला का उदाहरण है। कनिंघम ने इस मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा। पद्मावत के रचनाकार मोहम्मद जैसी शेरशाह का समकालीन था। तो इसमें से कौन सा सही है? तो सारा पॉइंट सत्य है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न कथनों पर विचार करें। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, यह बात सही है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? गोपाल है, 750 से लेकर 770। उसके बाद पाल वंश के बाद जो राजा बनता है वो कौन है? धर्मपाल। पाल वंश के बाद जो राजा बनता है वो कौन है? धर्म धर्म आएगा फिर देव आएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पहले धर्मपाल आया कि पहले देवपाल आया? तो पहले जीवन में आपको धर्म लाना होगा, फिर आप देव बनिएगा। तो पाल वंश में पहले धर्मपाल आता है। धर्मपाल ने भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और बिहार शरीफ में औदनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये गलत है। औदनपुर विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के पिताजी गोपाल करते हैं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करते हैं? तो धर्मपाल करता है। तो सेकंड पॉइंट गलत है, क्योंकि इसमें औदनपुर विश्वविद्यालय का भी नाम दे दिया गया है। उसके बाद पाल वंश की कलावधि के दौरान बौद्ध विद्वान अतिश दीपांकर और शांत रक्षित तिब्बत गए थे। तो यह भी पॉइंट आपको सही है, याद रखिएगा। पाल वंश के समय में जो अतिश दीपांकर है, अतिश दीपांकर ये बहुत भिक्षु होते हैं, यह आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। अतिश दीपांकर आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। इसका टाइम पीरियड क्या है? 982 से लेकर 1054। याद रखिएगा, अतिश दीपांकर का टाइम क्या है? 982 से लेकर 1054। और शांति रक्षिता जो बौद्धिस्ट है, इसका टाइम पीरियड है 725 से लेकर 788। 725 से लेकर 788। ये औदनपुर विश्वविद्यालय जो आपको गोपाल के द्वारा स्थापित किया गया था, उससे कनेक्टेड है, शांति रक्षिता। और यह 763 ईस्वी में आपको तिब्बत जाते हैं बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। तो यह जो अतिश दीपांकर और शांति रक्षिता है, यह दोनों आपको पाल वंश के टाइम पीरियड में ही कहा जाते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तिब्बत जाती है। पॉइंट सही है। ठीक है, उसके बाद बल पुत्र देव ने देवपाल की अनुमति से नालंदा में विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया। तो 1, 3, 4 है, यह पॉइंट सही है। सेकंड गलत था, इसमें कौन सा सही है? तो 1, 3, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कोई देख रहे हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। अगला है, कर्नाट वंश के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार करें और सही विकल्पों का चयन करें। तो देखिए, कर्नाट वंश का संस्थापक हरि सिंह थे, इसकी राजधानी सिमरावगढ़ था। तो याद रखिएगा, जो हम लोग मिथिलांचल की जब इतिहास पढ़ते हैं, मिथिलांचल का जब इतिहास पढ़ते हैं, तो आप मध्यकालीन मिथिलांचल का इतिहास में 3 वंश के बारे में पढ़ना होता है। पहला वंश है कर्नाट वंश, दूसरा वंश है ओनेवार वंश, तीसरा वंश है खंडेलवाला वंश। कौन सा? फिर से रिपीट करें, कर्नाट वंश, ओनेवार वंश और खंडेलवाला वंश। तो जो पहला वंश है मध्यकालीन बिहार का कर्नाट वंश, उसका जो संस्थापक होता है वो है कौन? न्यायदेव। न्यायदेव का टाइम पीरियड है आपको 1097 में यह कर्नाट वंश की स्थापना करता है। कर्नाट वंश का टाइम पीरियड है 1097 से लेकर 1324। याद रखिए, कर्नाट वंश की स्थापना, कर्नाट वंश का टाइम पीरियड है 1097 से 1324। और कर्नाट वंश के अंतिम राजा है हरि सिंह देव। याद रखिएगा, देव टाइटल, कर्नाट वंश के सभी राजाओं में जो टाइटल है वो देव है, जैसे न्यायदेव वैसे ही हरि सिंह देव है। और इसका राजधानी सिमरावगढ़ था, ये पॉइंट सही है। तो संस्थापक न्यायदेव है, न कि हरि सिंह देव। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को पराजित कर तिरहुत क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था। यह बात सही है। 1324 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक अपने मरने के 1 साल पहले हरि सिंह देव को पराजित करके हरि सिंह देव नेपाल भाग जाता है। तो यह जो सेकंड पॉइंट है यह सही है, पहला पॉइंट गलत था। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है, विद्यापति ने कृति पताका नामक पुस्तक से कर्नाट वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब ये याद रखिए, विद्यापति जो है इसका टाइम पीरियड है आपको 1350 से लेकर 1450। विद्यापति जो है ओनेवार वंश के समय में काम कर रहा है। विद्यापति ओनेवार वंश के समय में काम कर रहा है। विद्यापति की जो अवहट भाषा में लिखी गई 2 किताब है वो है कृतिलता और कृति पताका। विद्यापति की संस्कृत भाषा में 12 से अधिक किताब है। अब मैथिली में एक भी किताब नहीं है विद्यापति का। मैथिली का एक भी किताब नहीं है। मैथिली में उन्होंने पदावली लिखा जिसको हम लोग बाद में बुक फॉर्म में संकलित किए हुए हैं। विद्यापति की मैथिली में एक भी बुक नहीं है। अवहट भाषा में 2 किताब लिखा गया है, संस्कृत में 12 किताब लिखा गया है। तो यह जो विद्यापति के द्वारा हमें ओनेवार वंश की कहानी मिलती है, न कि कर्नाट वंश। तो यह पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। वैसे परफेक्शन आइए सेकंड पॉइंट को भी सही मान रहा है, पता नहीं किस आधार पर वो कर्नाट वंश और ओनेवार वंश को कंफ्यूज कर रहा है मेरे अनुसार। बाकी उसने कर्नाट वंश को भी सही मान लिया, जो विद्यापति के कृतिलता कृति पताका से कर्नाट वंश की कहानी मालूम चलती, तो वो गलत है। तो इसमें से कौन सा सही है? केवल सेकंड सही है मेरे अनुसार से। तो कौन सा असत्य है? तो मेरे अनुसार 1 और 3 असत्य है, लेकिन परफेक्शन आइस ने इसमें केवल 1 को असत्य माना है। तो आप अपने अनुसार से देख लीजिएगा जो आपको सही लगे। परफेक्शन आइस थर्ड पॉइंट को सही माना है। सेकंड पॉइंट तो सही है ही, गयासुद्दीन तुगलक ने हरि सिंह देव को पराजित किया, तो दुनिया का हर किताब बताता है। लेकिन विद्यापति की कृतिलता कृति पताका से कर्नाट वंश की इन्फॉर्मेशन मिलता है, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन किसी भी ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि विद्यापति ओनेवार वंश के लिए लिखा है। वो अपने जो दोस्त कहिए या राजा कहिए शिव सिंह के लिए लिखा है और कीर्ति सिंह के लिए लिखा है बुक। ठीक है, अगला देखते हैं कुबर सिंह किस वंश से संबंधित है। कुबर सिंह भी हमारे 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। कुबर सिंह या किस वंश से? उज्जैना डायनेस्टी या परमार डायनेस्टी, दोनों एक ही नाम है आपको। तो ये कौन है? परमार वंश के। कुंवर सिंह की माता का क्या नाम है? याद रखिएगा, कुंवर सिंह की माता का नाम है पंचरत्न कुंवर। कुंवर सिंह के माता का क्या नाम है? पंचरत्न कुंवर। ठीक है, कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी को हुआ और मौत कब हुआ? 26 अप्रैल 1858 को। कुंवर सिंह का मौत 26 अप्रैल 1858 को। 23 अप्रैल को उसने जगदीशपुर में ली ग्रैंड को पराजित किया था। कुंवर सिंह 1857 की क्रांति पर हमारा एक शॉर्ट भी है, कुंवर सिंह का 1857, उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसमें और ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो कुंवर सिंह की मौत होती है 26 अप्रैल 1858 को। और कुंवर सिंह की मां का नाम क्या है? पंचरत्न कुंवर। और पिता का क्या नाम है? सहबजदा सिंह। यहाँ माता का नाम पूछा तो ठीक है। अगला है, सैयद अहमद का बिहार में सर्वाधिक उत्साही शिष्य कौन था? तो सैयद अहमद का बिहार में सर्वाधिक उत्साही शिष्य जो है यह कौन है? तो याद रखिएगा, सैयद अहमद का जो है यह है आपको विलायत अली। अब ये सैयद अहमद कौन है? तो सैयद अहमद जो है 1786 से 1831 तक मुजाहुद्दीन मूवमेंट या सैयद अहमद बरेलवी भी नाम से जाने जाते हैं, उसको चलाते हैं। वहाबी मूवमेंट होता है, उससे रिलेटेड है विलायत अली। तो याद रखिएगा विलायत अली, यह आपको 1857 की क्रांति में हम लोग देखते हैं, इनका इन्फॉर्मेशन मिलता है।
तो याद रखिएगा विलायत अली। उसके बाद बिहार में मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना कब घटित होती है? तो बिहार में जो मुजफ्फरपुर बम कांड होता है जिसमें दो जो व्यक्ति है, बंगाल के व्यक्ति खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी बम फेंकते हैं। बम किस पर फेंकता है? जज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को फेंकता है, जिसमें खुदीराम बोस को समस्तीपुर में पकड़ लिया जाता है और उसको फांसी दे दिया जाता है। और प्रफुल्ल चाकी जो है मोकामा स्टेशन, पटना के मोकामा स्टेशन पर खुद ही गोली मार लेते हैं। याद रखिएगा पटना के मोकामा स्टेशन पर प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मार लेते हैं। तो यहाँ ये कब घटना है? 30 अप्रैल 1908 को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्यों से प्रभावित है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित किया जाता है, जिसके सबसे अच्छे स्टूडेंट होते हैं महात्मा गांधी। गोपाल कृष्ण गोखले के सबसे अच्छे स्टूडेंट जो है महात्मा गांधी हैं। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनते हैं और ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी बनाते हैं, जिसका लक्ष्य है ऐसे लोगों को तैयार करना जिसके पास कैपेसिटी हो, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी हो, डेडिकेशन हो और भारत के कल्याण के लिए काम कर सके। तो यह सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बनाया गया था, 1905 ईस्वी में बनाया गया था। तो यह जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के उद्देश्य से प्रभावित है। राजेंद्र प्रसाद गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे, बात सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने थे, नहीं बने थे। कृष्ण प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद के साथ गोखले से मिले थे, ये पॉइंट सही है। जो यहाँ पर गोखले जो एक इंपॉर्टेंट लीडर है उसके साथ मिले होते थे। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ये गलत है, राजेंद्र प्रसाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य नहीं थे। ठीक है, उसका देखिए बॉयज एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तब जब हम लोग बिहार में पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, बिहार का जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो पॉलिटिकल मूवमेंट बिहार में कब से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में हम लोग बॉयज एसोसिएशन से पढ़ते हैं। अब बॉयज एसोसिएशन जो है आपको दरभंगा में 3 मार्च 1899 को बना था। यहाँ जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन परफेक्शनाइज का गलत है, या तो प्रिंटिंग मिस्टेक है या जो भी कही है। यहाँ चारों ऑप्शन परफेक्शनाइज का गलत है। ये कब हुआ है? तो 3 मार्च 1899 को हुआ है, न कि 1899 को हुआ है, न कि 809 को हुआ है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, याद रखिएगा, चेक कर लीजिएगा। ये 3 मार्च 1899 को दरभंगा में खुला था। यह नवयुवकों का संघ था। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के विकास में इस संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक सूर्यदेव नारायण वर्मा थे, उसके संस्थापक सचिव कमलेश्वरी चरण सिन्हा और दीनानाथ झा और जगदीश्वर प्रसाद इसके सरकारी सचिव थे। तो याद रखिएगा ये बॉयज एसोसिएशन 3 मार्च 1899 को दरभंगा में स्टार्ट होता है, न कि 3 मार्च 1809। प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मान के चलिए, यहाँ पर होना चाहिए 1899 3 मार्च। आगे है बांकीपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो याद रखिएगा बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता देश की आजादी से पहले 3 बार हुआ। एक हुआ है कब? 1912 में, उसका हुआ 1922 में और उसके बाद 1940 में। तो पहला जो कांग्रेस की अध्यक्षता होती है 12 में, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आर एन मधोलकर कर रहे हैं। 22 में कहां होता है? गया में होता है। और 1940 में बिहार में कांग्रेस की अध्यक्षता रामगढ़ में होता है, जो रामगढ़ आज के डेट में बिहार में नहीं है, झारखंड में है। लेकिन जो देश की आजादी से पहले का जो बिहार था वहां पर 3 कांग्रेस की अध्यक्षता हो रहे हैं। तो पहला में जो हुआ था उसका अध्यक्ष आर एन मधोलकर है। उसका चंपारण अग्रसेन समिति के अध्यक्ष होते हैं। तो चंपारण अग्रसेन समिति जो 1917 ईस्वी में चंपारण के बारे में पता करने के लिए जो सरकार के द्वारा समिति बनाया गया था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा समिति बनाया गया था, जिस समिति में महात्मा गांधी भी एक मेंबर थे, उसके चेयरमैन कौन थे? तो एफ जी सलाई थे। तो ये याद रखिएगा, एफ जी सलाई ये गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड जो कमिटी बना था चंपारण अग्रसेन समिति, जिसके मेंबर महात्मा गांधी भी थे और उसके चेयरमैन कौन थे? एफ जी सलाई। उसके बाद भागलपुर में 1920 को आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्न में से कौन सा था? तो याद रखिएगा बिहार प्रांतीय सम्मेलन जो 1920 में हुआ उसके अध्यक्ष है राजेंद्र प्रसाद। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का गठन 1908 ईस्वी में हुआ था। इसका 12वां अधिवेशन 28 से 29 अगस्त 1920 को भागलपुर में हुआ। इस अधिवेशन में अधिकांश प्रतिनिधि गांव से आए हुए थे। 1920 को भागलपुर में आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने इस सम्मेलन में हिंदी में भाषण दिया और असहयोग पर विशेष जोर दिया था। तो 1920 भागलपुर में जो आयोजित बिहार प्रांतीय सम्मेलन थे उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगला है फिरंगिया नामक संगीत का रचना किसने किया? तो याद रखिएगा फिरंगिया नामक जो संगीत है उसका रचना जो है किसने किया है? तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। फिरंगिया नामक संगीत की रचना मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने की। जब महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर की एक सभा में गए थे तभी इस संगीत का गायन किया गया था। फिरंगिया तो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा। उसके बाद मुंगेर जिला में किसके नेतृत्व में सत्याग्रहियों ने नमक कानून भंग किया? तो मुंगेर जिला में सत्याग्रहियों ने किसके नेतृत्व में नमक कानून भंग किया? तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में भंग किया। हमें ये आप कमेंट करके बताइएगा जो बिहार में नमक आंदोलन कब स्टार्ट होता है, कहां पर स्टार्ट होता है, किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है? अगर आंसर न मिले तो हमारे शॉर्ट्स देखिएगा, शॉर्ट्स में एक हम बनाए हुए हैं जो आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मुंगेर में जो नमक सत्याग्रह होता है उसको कौन भंग करता है? तो श्री कृष्ण सिंह। याद रखिएगा मुंगेर में नमक सत्याग्रह को कौन लीड करता है? वो है श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद 1934 के भूकंप राहत हेतु बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो 1984 में जो 1934 में बहुत बड़ा भूकंप आया था बिहार में, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भूकंप राहत हेतु जो रिलीफ कमेटी बना था उसके अध्यक्ष बने थे कौन? राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए सुमेलनों में कौन एक असत्य है? तो यहाँ देखिए कौन सा असत्य है? तो दीवाने बरीद जो है ये खुफिया विभाग का दीवाने बरीद, ये पार्ट सही है। खाने समा जो है आपको शाही महल के कार्यों की देखभाल के लिए ये सही है। उसके दीवाने रसातल ये विदेश मंत्रालय, दीवाने रसातल यह विदेश मंत्रालय से है। ठीक है, मद और खाद्य विभाग से यह नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, असत्य है। उसके राजकीय आदेश और पत्राचार विभाग से है दीवाने इंसान। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 49 का ऑप्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज के डिस्कशन का है, जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया था। यह पॉइंट सही है, याद रखिएगा। जहांगीर की आत्मकथा तुझके बाद जहांगीर ने खोखरा देश का उल्लेख मिलता है जो सोने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था, यह छोटा नागपुर का क्षेत्र है। तो जहांगीर के आत्मकथा तुझके जहांगीर में खोखरा देश का उल्लेख मिलता है जो सोने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था, जो छोटा नागपुर क्षेत्र है, यह भी पॉइंट सही है। उसके बाद राजकुमार परवेज ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा था। तो ये गलत है, राजकुमार परवेज ने पटना का नाम अजीमाबाद नहीं रखा था। मुगल शासक फर्रुख सैयार का जन्म पटना में हुआ था। तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत है? तो ये याद रखिएगा, जो इसमें यह दिया गया है अजीमाबाद, राजकुमार परवेज ने पटना का नाम अजीमाबाद रखा, यह गलत है। अजीमाबाद कौन था? तो अजीम उस्सान अकबर औरंगजेब का पोता था और औरंगजेब का पोता अजीम उस्सान था और औरंगजेब ने अजीम उस्सान को बंगाल का गवर्नर बनाया।
बंगाल का गवर्नर बना, लेकिन अजीम उस्सान बंगाल में बहुत ज्यादा गवर्न करने लगा था, बहुत ज्यादा करप्शन करने लगा था, जिसके कारण औरंगजेब ने बंगाल में एक दीवान को नियुक्त किया। वो दीवान कौन था? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान ने औरंगजेब को कंप्लेन किया, आपका जो पोता है अजीम उस्सान, वो बहुत बदमाशी कर रहा है बंगाल में, ये बहुत करप्शन कर रहा है, आप इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो औरंगजेब क्या करता है, 1700 ईस्वी के आसपास अजीम उस्सान को बंगाल से शिफ्ट कर देता है बिहार में, कहता है बंगाल में तुम टैक्स कलेक्शन को और गवर्नर का काम मत करो। अब ये अजीम उस्सान जो औरंगजेब का पोता था, बहादुर शाह वन जो राजा बनता है औरंगजेब के मरने के बाद 1707 से 1712 में जो राजा बनता है, उसका बेटा होता है अजीम उस्सान। वो आपको पटना में आ जाता है गवर्नर बनके, और वो अपने नाम पर पटना का नाम अजीमाबाद करता है। इसी अजीम उस्सान को कौन मारता है? तो जहांगीर शाह मारता है। अजीम उस्सान को कौन मारता है? जहांगीर शाह मारता है। जहांगीर शाह का टाइम पीरियड क्या? 1712 से लेके 1713। 1713 में जहांगीर शाह को फारूक सैयार मारता है। फारूक सैयार का टाइम पीरियड क्या है? 1713 से लेके 1719। तो फारूक सैयार अपने चाचा को मारकर अपने पिता की मौत का बदला लेता है। तो ये अजीम उस्सान आपको समझ में आ गया होगा कौन था? फारूक सैयार का पिता था। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है बिहार स्पेशल के 50 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कशन किया है। उम्मीद है यह डिटेल डिस्कशन आपको अच्छी तरीके से कहानी समझा होगा बिहार का। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर हमें बताएं। अगर आप एक बार देख रहे हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी फीडबैक हो तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, ताकि आपके कमेंट के अनुसार हम लोग आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उस पर आपके फीडबैक को इंक्लूड कर सकें। अगर बहुत कोई भी जो बहुत ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन है, या डिस्क्रिप्शन और कम होना चाहिए, या डिस्क्रिप्शन और ज्यादा करें, ये जरूर आप हमें बताएं, ताकि आपके फीडबैक के अनुसार हम लोग अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर सके। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ जो बीपीएससी की तैयारी घर पर बैठ के कर रहे हैं, जो अच्छी जगह पर पढ़ने का जिन्हें मौका नहीं मिल पा रहा है, चाहे कोई भी कारण हो। चलिए हम लोग मिलते हैं कल आगे के क्वेश्चन को डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू।